हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से। हाँ जी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अगला चैप्टर फिज़िक्स का, एंड दिस चैप्टर इज़ ह्यूमन आई एंड विजन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। जैसे कल काफ़ी लोगों को बोरिंग लगा था, है ना, काफ़ी सिर दर्द हुआ होगा काफ़ी लोगों को। आज अच्छा लगेगा, ठीक है। परमार सर आलू खाइएगा अंकित बेटे। वॉइस प्रॉपर है, ओके, ठीक। राम 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 राम। सर आज 2 मिनट जल्दी आ गए। कौन सा गाना बजा रहे थे मास्टर? अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एंड दैट इज ह्यूमन आई एंड द विजन, लेक्चर नंबर 6। ऑल राइट। डोनाल्ड ट्रंप वाली फील आ रही है, बता मुझे, जैसे ने डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ अपने बाहर की लेके जाता है। कम ऑन, कम ऑन मुस मोरी। उससे पहले क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट। कम ऑन। Light is a form of electromagnetic radiation. Light can travel in vacuum. Light is a longitudinal wave. Light has a dual nature. सर आप बहुत जल्दी आ गए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर मुझे तो आपका इंट्रोडक्शन भी याद हो गया है। अच्छा, सेटिंग माय फ्रेंड। सर आज आंखें निकाल देंगे बिल्कुल। जिसने आज नहीं पढ़ा ना बेटा, आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूँगा, ध्यान रखना। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओ हो है बिल्कुल। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, नो ट्रांसवर्स होती है, डुअल नेचर होता है, यस। एक तो होता है पार्टिकल और दूसरा क्या होता है, क्यों क्यों क्या होता है? बेब, ठीक है, बेब नेचर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। व्हाट्स कुकिंग, अच्छा बहुत लोगों को है ना व्हाट्स कुकिंग। आज एक वीडियो आएगा शाम को, ठीक है, क्या कुक हो रहा है, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, उसको लेके सारी जानकारी आज आपको शाम को एक वीडियो लेगा, उसमें आपको दी जाएगी, ठीक है। ओके, यस, बेब नेचर। चलो भाई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पास थ्रू द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पास थ्रू द नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड अकर्स, रिफ्लेक्शन अकर्स ओनली इन वैक्यूम। ले बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन सिर्फ वैक्यूम में ही होता है। एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पास थ्रू द नॉर्मल। कितने लेक्चर और बाकी हैं सर इसके बाद? ठीक है, इस लेक्चर के बाद 2 और लेक्चर बाकी हैं, ठीक है। एक तो है आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, एंड दूसरा आई थिंक मैग्नेटिज्म बाकी है, यस। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बाकी है, उसके बाद फिजिक्स भी आपकी ओवर, ठीक है। आगे क्या करना है, क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी, वो सब आपको बताया जाएगा, तो चिंता ना करें, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पासेस थ्रू दी नॉर्मल, थ्रू उसके अंदर थोड़ी घुस जाएगी, ठीक है। तो 1 और 2 आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको बताया जाएगा, धीरे धीरे आपको क्लियर आइडिया लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट हो जाए जो होनी है उसके बाद, ठीक है। और वो लाइक आई नो कि आप में से काफ़ी लोग परेशान हो गए होंगे, बड़ा आ रहा है, ठीक है, हर जगह देख बड़ा आ रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है, ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा डिसी, ठीक है। तो खैर मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ आपको पता चलेगी चीज़ें। प्लेन मिरर के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होती है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मिरर के ऑपोजिट साइड बनती है। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो जो इमेज है वो उस साइड बनेगी, तो इमेज कैसी हुई? वर्चुअल हुई। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, यानी आभासी है तो सीधी भी होगी, है नहीं, ठीक है। रियल इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। इमेज साइज इज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, नो सेम साइज। लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यानी एल एच एस बिकम्स द आर एच एस एंड आर एच एस बिकम्स द एल एच एस। तुम लोगों ने काफ़ी किया हुआ नहीं स्कूल डेज में। और ये लिखना, लिखने का जो सुकून होता था, आए हाय, आखिरी में करते 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 गए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और इसके बाद हैंस प्रूव्ड, आए हाय सुकून का दूसरा नाम था हैंस प्रूव्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिफ्रैक्शन।
It is bending of light when it passes from one medium to another. Yes. Speed of light changes during refraction. Yes. ठीक है. Frequency of light changes during refraction. No, no, no. Frequency depends on the light source, and if the source of light will not change, so frequency will also not change. Refraction occurs during change. Refraction occurs due to change in speed of light. Yes. So option number A. ठीक. Okay. Hence proved. हाँ, given 0 is equal to 0. होता था नहीं. सर जी पेशेंस ले चेक कर रहे हैं हमारा रोज़ समथिंग बिग. चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. तो हमने देखा था किस तरीके से जब लाइट, आगे क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो आगे जब हमने देखा था किस तरीके से लाइट जो है जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, और जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ़ दिस इज़ नॉर्मल, इफ़ दिस इज़ नॉर्मल. ठीक है, इससे जाननी चाहिए थी टूवर्ड्स द नॉर्मल आगे, बिकॉज स्पीड कम हो गई डेंसर मीडियम की वजह से. स्पीड बढ़ने की वजह से अगर ऐसे जानी चाहिए थी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई. समझ आई बात. ठीक है. कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में लिखा हुआ है. उत्तल दर्पण, इट ऑलवेज फॉर्म्स एन वर्चुअल इमेज. कॉन्वेक्स मिरर, यस. कॉनकेव जो होता है, याद करो क्या कल जो हमने केसेस पढ़े थे उसमें कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस था जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी. बाकी सारे केसेस में कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी. लेकिन कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल इरेक्ट के अलावा कोई केस ही नहीं जिसमें रियल इन्वर्टेड बन जाए. यानी कि कभी भी इस तरीके का सवाल बन जाए कि कोई एक मिरर है जो कि रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, फॉर श्योर वो आपका कॉनकेव मिरर ही होगा. और अगर लिख दिया कि किसी कोई मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है तो वो कॉनकेव भी हो सकता है, वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है. कॉन्वेक्स हमेशा बनाता है लेकिन कॉनकेव भी बना देता है एक केस में. ठीक है, ओके, ऑलराइट. तो बात अगर करेंगे किसकी, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. येस. इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट. वर्चुअल है तो इरेक्ट होना ही पड़ेगा. इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड. येस, याद करो वेद. वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर. अगर फ्रंट ऑफ मिरर बन रही होती तो वर्चुअल काहे की होती. वर्चुअल काहे की होती, फिर तो आपकी रियल होती ना, अगर इमेज उसके मिरर के फ्रंट में बन रही होती तो. अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, इसी मिरर या फिर प्लेन मिरर से एसोसिएटेड एक टॉपिक है जो मैंने आपको लास्ट में बताया था. कल काफ़ी हैवी हो गया था लास्ट में जाते जाते लेक्चर, इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको कल बताऊंगा. क्या? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई 2 प्लेन मिरर्स. ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं 2 प्लेन मिरर. जैसे कि एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, दोनों को जोड़ के रख दिया एक सर्टेन एंगल पे. ये किसी कोण पे, किसी एंगल पे हमने रख दिया, और ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया. अब देख रहे हो यहाँ पर इमेजेस बन रही हैं, तो कितनी इमेजेस बनेंगी वो डिपेंड करता है कि किस एंगल में दोनों मिरर्स को रखा गया है. तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड किस पे डिपेंड करता है, एंगल. किस एंगल पे दोनों इन प्लेन मिरर्स को अलाइन करके रखा गया है. जैसे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा. 360 अपॉन थीटा. ठीक. अब अगर ये 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर ये इवन आती है, क्या आती है, इवन, तो आपको -1 कर देना है, 1 घटा देना है, उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी. और अगर ये गलती से ऑड आ गया तो आपको क्या करना है, क्या करना होगा. ऑड आ गया ना, तो ऑड में 2 केसेस बनते हैं. अगर ये सिमेट्रिकल रखे हुए हैं तो -1 कर दोगे, और अगर एसिमेट्रिकल रखे हुए हैं, अगर एसिमेट्रिकल रखे हुए कुछ नहीं करोगे. ठीक. जैसे ये है मिरर 1, ये है मिरर 2, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, क्यों, परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. तो थीटा की जगह 90 डिग्री रख दो. थीटा की जगह क्या रखना है, जो दोनों मिरर्स के बीच का एंगल बन रहा है वो. तो 360 अपॉन 90 कितना आएगा, 4 आएगा. 4 क्या है, इवन है. क्या करना है, -1 करना है. कितनी इमेजेस बनेंगी, 3 इमेजेस बनेंगी. समझ में आई बात. कितनी इमेजेस बनी, 3 इमेजेस बनी, 3 टोटल. कुछ भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल 360, मान लो कि मैं 60 डिग्री के एंगल पे रखूं तो भी कितना आएगा, वैल्यू यहां से 6 निकल के आ गया. अगेन -1 करना होगा क्योंकि इवन है. ऑड वाला केस ले लेते हैं. ठीक है, ऑड वाला केस ले लेते हैं, लाइक 360 और इनको मैं रख लेता हूँ 120 के एंगल पे. ठीक, दोनों मिरर्स को 120 के एंगल पे रख लेता हूँ. कितना आएगा, 3 क्या है, ऑड है. अब सर सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कैसे पता चलेगा, देखो ऐसे पता चलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे है,
ऐसे है, ठीक। 2 मिरर मान लो इस तरीके से रखे हुए हैं। अब जो एक्सिस है, ठीक है, जो एक्सिस है, मान लो कि फॉर एग्जांपल दिस देयर इज अ सर्टेन एंगल लाइक 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री एंगल है। अब अगर ये जो सिमेट्री वाली लाइन है अगर इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि ये 60 है, वैसे तो ऑब्वियसली ये मतलब 120 नहीं होगा, 120 से काफ़ी कम है, 90 से भी कम है, लेकिन चलो मैं एक 90 से कोई कम केस ले लेता हूँ जहाँ पर ये आ जाए, मान लो कि ये मैं ले लेता हूँ 40 डिग्री का केस, ठीक है, 40 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक। तो कितना आएगा, 9 आ रहा है 9। 9 क्या है, ऑड है, ठीक है। तो -1 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि जो 40 डिग्री है, 40 डिग्री हो सकता है इस तरीके से रखा हो, ये 20, ये 20, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, तो -1 करना है। या फिर ये ऐसे रखा जा सकता है कि ऊपर इधर 10 हो और ये 30 हो, 10 30, ये अब एसिमेट्रिकल हो गया, ये अब एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आई बात। एसिमेट्रिकल अगर रखे हुए मिरर वो आपको बताएगा यार फिगर में होगा, कुछ नहीं करना है, सिमेट्रिकल है तो -1 कर देना है, बस खत्म बात। आ जाओ आँख पे, मज़े आ जाएंगे आपको आज की। आपकी आँख कैसे देखती है वो आज आपको पता चलेगा, आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपकी आँख तो देखती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र, और देखेंगे किस तरीके से जो है आँख जो है हमारी बिल्कुल देखती नहीं है। आँख नहीं देखती है, दिमाग देखता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये भी मोदी जी की गलती थी, ठीक है। एनाटॉमी, और कल तुम लोगों ने वीडियो देखा था वो मोदी जी वाला, क्यों रील जो मैंने डाली थी, ग्रेट हैरासमेंट है, सपना सपना माय फ्रेंड। चलो भाई, हाँ। और हाँ, आँख उठानी नहीं है किसी को, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आँख उठी, आगे की लाइनें तुम जानते हो, ठीक है। तो आँख नहीं उठानी है, आँख सीधे रख के देखना है, ठीक है। ये तुमको तो पता है, शुरुआत में बोला था, आंखें निकाले गोटियाँ खेल लूँगा अगर किसी ने ढंग से समझा नहीं यहाँ पे, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरा फोकस के साथ देखना है यहाँ पे। देखो ये है ह्यूमन आई की एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी का मतलब होता है कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसा क्या रिफ्रैक्शन होता है और किस तरीके से कैसे इमेज बनती है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हमारी आई है। आई का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, ये सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है, इस तरीके से कर्व्ड आपको देखने को मिलेगा, कर्व्ड आपको देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। समझ आई बात, समझ आ गई बात। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो गाइस यहाँ पे होती है ऐसे करके, उसको बोलते हैं पुतली, प्यूपिल। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि किसी की आँख पुतली काली होती है तो किसी की भूरी होती है तो किसी की नीली होती है ना। तो वहीं से गाना आता है ब्लू आइज, है ना। तो एक्चुअल में जो ये होता है ये प्यूपिल होता है, ठीक है, पुतली होती है। इस पुतली को कंट्रोल कर रहा होता है कौन, ये मसल्स, एक तरीके से ये कंट्रोल कर रही होती है। इनका नाम है आइरिस। क्या नाम है इनका, आइरिस, ठीक, आइरिस। इनके बीच में, और फिर यहाँ पर ये बड़ा सा क्या रखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है, ये लेंस है, क्रिस्टलिन लेंस है ये, और इसके बीच में जो ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझो। अब हम इनका एक एक करके थोड़ा सा ये समझेंगे कि इनका काम क्या होता है, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो कॉर्निया, सबसे पहली बात तो इसका काम होता है रिफ्रैक्शन करवाना। वैसे तो सारी चीज़ें आई थिंक लिखी होंगी, ठीक है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट एंड फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट यहाँ पर आई और ये हल्का सा क्या करेगा, बेंड करेगा लेंस की तरफ। मेन जो फोकस करने का काम आँख में होता है किसी का, वो इस लेंस का होता है, लेकिन सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहाँ पर होगा, कॉर्निया पे होगा। आई जब हम डोनेशन की बात करते हैं कि नेत्रदान, तो नेत्रदान में केवल कॉर्निया डोनेट किया जाता है, ना कि पूरी आँख, ये ध्यान रखिएगा। कॉर्निया को डोनेट किया जाता है जब आई डोनेशन की बात आती है। अब इसके हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये पुतली, जिसको हम बोलते हैं पीपल, ठीक। अब ये पीपल का काम ये होता है कंट्रोल करना अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, ठीक है। इट इज़ अ ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, कितनी हमारे आँख में रोशनी घुसेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी लेट्स एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अभी एक डार्क रूम में बैठे हुए हैं, पूरा अंधेरा हो रखा है, ठीक। इसके बाद अब आप बाहर जाओ धूप में तो एकदम आपकी आँख चौंधिया आ जाएंगी। चौंधिया सा मतलब एकदम ऐसा लगेगा बहुत लाइट लाइट सी है। अब बाहर से
फिर अपने नॉर्मल रूम में आओ जहाँ पे थोड़ी सी डिम लाइट हो, आपको अंधेरा नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा मानो किल्विस की आत्मा स्वयं उतर आई है यहाँ पर और बोल रही है अंधेरा कायम रहे। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर गए तो आपकी जो पुतली है वो, मान लो ये नॉर्मल साइज़ था तो वो ऐसे ऐसे छोटा हो गया, आइरिस ने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सो दैट कि कम लाइट एंटर करे, क्योंकि बहुत लाइट है एटमॉस्फेयर में इसलिए। लेकिन जब आप अंदर गए रूम में एकदम से, तो उसको तो नहीं पता था कि आप अंदर जाने वाले हो, वो तो आराम से छोटी होगी सो गई थी। लेकिन जैसे आप अंदर गए तो उससे क्या हुआ, क्योंकि वो छोटी है तो लाइट कम घुस पा रही है उसमें, वैसे ही डिम लाइट है रूम में, ऊपर से और कम लाइट घुस पा रही है, तो आपको किल्विस नज़र आ जाता है बोलते हुए कि अंधेरा कायम रहे। और जब आप रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपको उतनी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा लाइट की आवश्यकता है, तो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा डाइलेट हो जाती है। बाहर जाते हो तो क्योंकि फैली हुई है पूरी पिपिल, तो ज़्यादा लाइट एंटर कर जाती है, तो इसलिए आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि चौंधिया किसी को समझ ना आ रहा हो कि चौंधिया जाती हैं क्या होती हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है कि इसको क्या बोलेंगे, चौंधिया जाएगा। ठीक है, हमारी लोकल लैंग्वेज में चौंधिया जाते हैं बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइरिस। आइरिस कुछ नहीं, पीपल को कंट्रोल करता है। पीपल इज़ लाइक कि भाई ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा। इसको कंट्रोल कौन कंट्रोल करेगा कि फैलाना सिकोड़ना, वो सारा काम करता है कौन? आइरिस। और यहीं से ध्यान रखना, जो कलर्ड पार्ट होता है आई का वो यही होता है, आंखों का जो कलर होता है वो मेनली आइरिस से डिराइव होता है। ठीक है, कॉर्निया समझ गए, रिफ्रैक्शन होता है, आई डोनेशन में डोनेट किया था। पेपल समझ गए, अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है। आइरिस समझ गया, जो कि आइरिस क्या करता है, आइरिस करता है आपका जिसको परितारिका बोलते हैं, ये पेपल को कंट्रोल करता है और इसको तो पतली बोलते हैं। अब इनके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होगा, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा गार्ड, आर ओ आता है, एक्वा मतलब पानी। क्या मतलब होता है? पानी। तो ये पानी लाइक फ्लूइड होता है, जो क्लियर फ्लूइड होता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ये प्रेशर मेंटेन करता है, नरिश करता है कॉर्निया और लेंस को। कॉर्निया और लेंस को यह दबाव बनाए रखता है, कॉर्निया और लेंस को पोषण देता है। समझ आई बात? यानी कि न्यूट्रिशन, नरिश करता है कॉर्निया और लेंस को, और प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव्य। समझ आ गई बात यहाँ तक? नाउ अब आते हैं लेंस पे। सब कुछ देख लिया, ये कॉर्निया देख लिया, यहाँ पिपल देख लिया, आइरिस देख लिया। अब आते हैं लेंस पे। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? एक तो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। ठीक है, पारदर्शी होना भी पड़ेगा तभी आगे जाके इमेज फॉर्म हो पाएगी। और लचीला है, लचीली संरचना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, मतलब कि चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा में लेंस होता है कि नहीं होता? चश्मा में लेंस, क्या वो फ्लेक्सिबल होता है? बता, इज इट फ्लेक्सिबल? द आंसर इज नो। ऐसा तो है नहीं कि जो चश्मा होता है उसको आप मोड़ लोगे, पतला कर दोगे, नहीं, जैसा बन गया बन गया। लेकिन हमारे जो आँख होता है, जो कि लेंस, जो आँख का लेंस होता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अपने हिसाब से अपने साइज़ को चेंज कर लेता है, नीड के हिसाब से अपने साइज़ को चेंज कर लेता है, नीड के हिसाब से अपने साइज़ को चेंज कर लेता है। ठीक है, वो कैसे चेंज करता है उस पर भी आएंगे, लेकिन ये समझिएगा कि वो फ्लेक्सिबल होता है और अपने जो साइज़ है उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। क्यों करता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम अब आगे बढ़ेंगे इसके, तो यहाँ पर हमें एक और फ्लूइड देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, कचाब द्रव्य। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग द इनसाइड ऑफ द आई, इट हेल्प्स मेंटेन द आई शेप। तो आँख की शेप मेंटेन करने में ये हेल्प करता है विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आगे भरा हुआ है, एक्वा यानी कि पानी, थोड़ा सा फ्लूइड नेचर का, पानी लाइक है। ठीक है, पानी की तरीके आपको देखने को मिलेगा। और उसमें क्या होता है कि वो नरिश करता है रेटिना को और लेंस को। विट्रियस ह्यूमर जो है आई के शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, और बाकी जो ये लाइनिंग होती है इसको नरिश करने का काम तो होता ही है। इसके बाद आता है आपका रेटिना। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर क्या होती है, इमेज बनती है। इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक। ठीक है, इट इज़ द स्पॉट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इन रेटिना। ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय फोटो रिसेप्टर सेल्स। यहाँ पर आपको रॉड सेल्स देखने को मिलती हैं और यहाँ पर आपको कोन सेल्स देखने को मिलती हैं। रॉड सेल्स का काम होता है क्या, ये देखने का जो ब्लैक एंड वाइट होता है, और कोन सेल्स का देखने का काम होता है जो कलर्ड चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से इस तरीके से मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका इमेज का फॉर्मेशन करना वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपका रेटिना पे जाके इमेज फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर
रेटिना ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि होते हैं आपके रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट इमेज फॉर्मेशन, और कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कलर्ड इमेज फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ब्लैक एंड वाइट के लिए और कलर के लिए ये, ठीक है। फोटो, दो तरीके की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं आपकी। ब्लाइंड स्पॉट पे आते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। लाइक पूरा ये रेटिना वाला पार्ट है, ये पूरा रेटिना वाला पार्ट है, लेकिन एक ऐसा पार्ट होता है यहाँ पर जहाँ रेटिना ना होके यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। क्यों? क्योंकि जो इमेज बनी है रेटिना पे उसको माइंड तक, ब्रेन तक ट्रांसफ़र करना होता है, उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करना होता है। लाइक इमेज कैप्चर होती है आपकी आई में, आँख के रेटिना वाले हिस्से में है, सिर्फ कैप्चर होती है, इट इज़ लाइक कैमरा, ठीक। अब उसको देखने का काम होता है हमारी ब्रेन का, और वो कैसे देखता है, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स उसको पहुंचाती हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। समझ में आई आपको बात? तो वो पार्ट ऑफ रेटिना जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं वहाँ पर तो रेटिना नहीं होगा एक तरीके से। ये स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस एरिया हैज़ नो लाइट सेंसिटिव सेल्स सो इट कैन नॉट डिटेक्ट द लाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं अंध बिंदु, ठीक है, जहाँ पर हमें नहीं दिखता है, ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। अब यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स निकली हुई हैं तो ये क्या करेंगे, जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन है, जो भी आई ने देखा है उसको ब्रेन तक, उसको सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हैं और फिर ब्रेन इसको परसीव करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप देखते होंगे कि किसी को देख के आपकी धड़कन बढ़ जाती है ना। खुश क्या है हो रहा है? नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, खुश क्यों तो हो रहे हो? धड़कन इसलिए बढ़ा रही क्योंकि मैं आ गया हूँ, समझ रहे हो? और तुम्हारा होगा बेल ट्रीटमेंट अभी, कैसे तुम नींद में हो अभी, ठीक है, जग जाओ। ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, ये सिग्नल पहुंचाती हैं, और कभी ये डैमेज हो गई अगर ऑप्टिक नर्व्स तो ये रिकवर नहीं हो सकती हैं। अभी तक ऐसा कोई क्योर बना नहीं है जो ऑप्टिक नर्व्स को फिर से उनकी ओरिजिनल पोजीशन की या फिर ओरिजिनल जो उनकी स्टेट है उस पर वापस ला दे। एक बार ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हुई, गए काम से, परमानेंट विजन लॉस होगा, कुछ नहीं। मोतिया वोतिया बिन में तो वापस आराम से आ जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। ऑप्टिक नर्व्स अगर डैमेज हो गई गलती से, गए बेटा काम से, ठीक है। चलो, मेरा नहीं होता धड़कन निकली। अच्छा राहुल, चेकअप कराओ फिर, इतना बेरहम मत बनो मास्टर। अच्छा ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व सब डैमेज कैसे होती है वो हम देखेंगे, बट उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो अपना लेंस है वो अपना साइज़ चेंज कर लेता है। लेकिन कैसे कैसे कैसे, क्या तुमने सोचा? क्या तुमने सोचा? नहीं सर, हम तो उसकी सोच में पड़े हुए थे। बेटा इधर फोकस करो। लेंस तो फ्लेक्सिबल तो होता है, ठीक है, लेकिन वो सीलियरी मसल्स उसको फ्लेक्सिबल बनाती हैं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो जैसे ये लेंस है, ये कुछ मसल्स हैं जो लेंस को पकड़ के रखे हुए हैं। जैसे इन्होंने क्या है ना, जैसे ज़रूरत पड़ेगी ऐसा ये खींच दिया, पतला हो गया। जैसे मान लो इधर की ओर और इधर की ओर फोर्स लगाऊं तो पतला हो जाएगा, इधर की ओर करूँ तो मोटा हो जाएगा। पतला और मोटा कब करना होता है? जब नीड होती है। समझ रहे हो तुम? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज, और नीड कब होती है भी मैं बताता हूँ। जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फोकस ऑब्जेक्ट एट नियर डिस्टेंस। जैसे मुझे कुछ पास का देखना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मुझे पास का देखना है। अब पता है मेरा लेंस क्या होगा, सीलियरी मसल क्या करेंगे, उसको मोटा कर देंगी, उसका पावर बढ़ा देंगी। समझ रहे हो तुम? उसका पावर बढ़ा देंगी तो वो लेंस नॉर्मल से और मोटा हो जाएगा। एकदम गोल नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ नॉर्मल से मोटा हो जाएगा, ठीक। ऑल राइट। इसीलिए आपने अगर नोटिस किया, सर हम तो घर पर आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ कि जब आप बहुत देर तक देखते रहते हो कोई भी चीज़ पास में लाके, आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं। लेकिन अगर आप दूर में देखते हो तो आपकी आंखें दर्द नहीं करती हैं फिर, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो एकदम फोकस करके, एकदम पास मोबाइल ला के, तो तुम्हारी आंखें जो हैं क्या होंगी, दर्द हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम, मज़े की बात यह है कि वहीं उतनी डिस्टेंस पे रखो, लेकिन ऐप चेंज कर दो या कंटेंट चेंज कर दो, इंस्टाग्राम अभी स्वाइप करके इंस्टाग्राम चले जाओ उतनी ही पास में, फिर आंखें थोड़ी ना दर्द होंगी, फिर तो एकदम बढ़िया, एकदम मज़ा आएगा, रिलैक्स फील होगा। इसका तो आज तक भी साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों है। पास रखने में दिक्कत तो होती है, लेकिन जब तक पढ़ाई होती है तभी तक दिक्कत होती है।
थोड़ा इधर उधर का कंटेंट मिला नहीं कि जो आराम आनंद मिलता है आँखों को, जो तृप्ति मिलती है आँखों को, जो सुकून मिलता है, जो ठंडक मिलती है, हाय हाय, उसके तो क्या ही कहने, नहीं। तो सीलरी मसल्स रिलैक्स टू फ्लैटन द लेंस। जब दूर का देखना होता है तो क्या होती हैं, उसकी पावर को घटा देती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन, समंजन क्षमता, यानी कि लेंस अपने हिसाब से खुद की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है मतलब भाई मेरे पास का देखना है तो पावर इंक्रीज, और पावर इंक्रीज तो फोकल लेंथ कम। दूर का देखना है तो पतला हो जाएगा, पावर कम फोकल लेंथ ज़्यादा। कल पढ़ाया था पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। क्या यूनिट होती है जल्दी से बताओ कमेंट में ऐसा यूनिट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है क्या है, जैसे कि हमने देखा था इको सुनने के लिए सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे अगर जब हम बात करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 25 सेंटीमीटर में रखें और क्लियरली अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर मतलब ठीक है आपकी आंखें, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर आपको क्लियरली, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि अगर आपको चेक करनी है तो 25 सेंटीमीटर में कोई चीज़ को रखिए एंड फिर टेस्ट करिए अपनी आंखों को स्पष्ट दृष्टि के लिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर में रखना अनिवार्य है। आप पास लाते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप पास लाते जाएंगे तो किसी चीज़ को क्लियरली देख ही नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, अजीब सा ब्लरी विजन हो जाएगा। और बहुत दूर ले जाएंगे, बहुत दूर, तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है। कौन करवाता है लेंस? सीलियरी मसल्स करवाती हैं, जिसको कंट्रोल करती हैं, ठीक। डिफेक्ट्स पे आते हैं आई पे। अब आई में डिफेक्ट पता है कब होते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिफेक्ट कब होता है आई में। हमने देखा कि इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है। इमेज कहाँ बनती है? इमेज रेटिना पे बनती है, ठीक है। तो बीमारियाँ आँखों में मल्टीपल टाइप्स की होती है। या तो आँख में कुछ मिल्की क्लाउडी बादल, मतलब दूधिया टाइप हो जाए लेंस, कुछ तो एक लेयर, ठीक है, लेयर चपक जाए, या रेटिना पे इमेज ना बने, रेटिना से पहले बन जाए या बाद बन जाए, या ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए, बस। या तो, अब बस तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, या तो यहाँ पर कुछ हो जाए, कुछ चपक जाए आके क्लाउडी, ठीक है, उसको मोतियाबिंद बोलते हैं, अभी देखेंगे। वो छोड़ दो अभी, तुम बस इतना समझो, रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना पे ना बन के कहाँ बने, या तो पहले बन जाए या बाद में बने, या तो यहाँ बने या तो यहाँ बने, रेटिना पे ना बने तो डिफेक्ट आ जाएगा आँख में, समझ रहे हो। अब मैं तुमसे ये पूछता है परमार एकेडमी, क्या रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले इमेज बन रही है तो क्या हुआ होगा इस लेंस के साथ? ये लेंस आपको दिख रहा होगा कन्वर्जिंग है, क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है और बीच में मोटा होता है और साइड में अपर्चर में कैसा होता है, पतला होता है। तो ये कन्वेक्स लेंस ही है। कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक। तो रेटिना पे कन्वर्ज ना करके रेटिना से पहले कन्वर्ज कर रही है, मतलब नहीं, तुमते मतलब बताओ क्या हो रहा होगा यहाँ पे? एक्चुअल में इसकी पावर बढ़ गई होगी, मोटू हो गया होगा, ये थोड़ा सा मोटू हो गया होगा, तभी तो इसकी पावर बढ़ी, तो भयंकर तुरंत कन्वर्ज मार दी सी। पहले थोड़ा सा देर मार रहा था, अब क्या है, थोड़ा मोटा हो गया, पावर बढ़ गई। ये लो, ये यहीं लो, तुम कन्वर्जेंस लो, जल्दी लो, ये वाला टाइप इसका सीन हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मोबाइल खेल के, अब आनंद तो आ रहा था तुम्हारी आंखों को, पढ़ते वक्त नहीं, इंस्टाग्राम चलाते वक्त, रील देखते वक्त, लेकिन तुम्हारे इसको आनंद नहीं आ रहा था बेटा। वो जो आनंद आ रहा था तुम्हारे मन को आ रहा था, समझ रहे हो तुम? मन को आनंद आ रहा था, इस लेंस को नहीं आ रहा था। ये लेंस क्योंकि तुम पास ले आए ऑब्जेक्ट को, तो पास लाने पे पावर क्या होती है, लेंस मोटा होता है, पावर बढ़ जाती है। अब लेंस मोटा है, ठीक है, दिन के ज़्यादातर 24 घंटे में वो 10-15 घंटा तो मोटा ही है। तो धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेता है भाई, वो कि चल यार लगता है काम मोटे का ही है, मोटा ही हो लेता हूँ थोड़ा सा। वो वैसा का वैसा होके वो रिजिड हो जाता है भाई, वो रिजिड हो जाता है, वैसे का वैसे मोटा हो गया, बस जाओ फिर डॉक्टर के पास, चश्मा देगा वो तुमको। कौन सा चश्मा देगा? पहली बात तो इस बीमारी को बोलते हैं मायोपिया। ऐसे में तुमको पास का तो दिखता है लेकिन दूर का दिखना बंद हो जाता है, समझ में आई बात? तो मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नियर साइटेडनेस। अब बड़ा कन्फ्यूजन होता है मायोपिया में से, लोगों को लगता है अच्छा पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, अच्छा मतलब फार साइट, ना 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 ना, पास का दिखता है ना तो नियर साइटेडनेस है बस। विच मीन्स दैट यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर क्लियरली बट हैव डिफिकल्टी सीइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार्दर अवे। जो दूर है उन्हें देखने में दिक्कत आ रही है। अब
अब कैसा लेंस लगाऊंगा? लगाना पड़ेगा। अब तुम मुझे बताओ, ये थी आम जिंदगी, ठीक है, ये थी आम जिंदगी, रेटिना पे इमेज बन गई। ये है मायोपिया वाली ज़िंदगी, जहाँ इमेज पहले बन रही है। अब मैं ऐसा क्या कर दूं कि इमेज थोड़ा दूर जाके बने, रेटिना पे जाके बने? क्या कर दूं मैं? सोचो सोचो। ये है मोटा, ठीक, मैं इससे बोलूं अच्छा पतला होना है क्या? ओहो, पतला होना है, चलो ऐसा काम करो, दबा के खाना खाओ, ये तो नहीं बोलूँगा। जो ये अभी तक करता आ रहा था, दबा के खा रहा था, पड़ा हुआ था, एकदम मोटा गैंडा हो गया एकदम, तो मैं इससे क्या बोलूँगा? बेटा चल भाग, तू एक्सरसाइज कर दबा के, तू, यही तो बोलूँगा। तो मतलब ये जो कर रहा था अभी तक, उसका उल्टा करूँगा ना। तो फिर लगा दो कॉनकेव लेंस जो इसके अपोजिट नेचर का हो, ये इसको ऐसे डाइवर्ज करके देगा, ले डाइवर्ज। अब तू जब बहुत बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करना ना, तो ले तू तू थोड़ा सा पहले डाइवर्ज कर ले ऐसे। अब जब ये कन्वर्ज करेगा तो दूर अपने आप जाके होगी। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी सी डाइवर्जिंग रेज मिल रही हैं, तो जब तक वो कन्वर्ज होंगी तब तक वो रेटिना आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसके अलग नेचर का लगाना पड़ेगा लेंस, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा अगर मायोपिया को ट्रीट करना है तो मायोपिया में इमेज कहाँ बन रही? रेटिना से पहले। कैसा लेंस लगा रहे हैं? कॉनकेव लेंस, जो कि नेगेटिव पावर का है। सो फोकल लेंथ डिक्रीजेज एंड पावर इंक्रीजेस। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये सब हम देख चुके हैं। कॉनकेव लेंस यूज करना, इसी का भाई होता है कौन? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। यहाँ पे दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, तो इसलिए दूर दृष्टि दोष होता है। अगेन कंफ्यूज नहीं करना है कि यार दूर का तो दिख ही रहा है तो नियर साइड ना, फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष है। इट मीन्स फार साइटेडनेस विच मीन्स दैट यू कैन सी objects that are far away but difficulty seeing the objects that are close. It usually occurs above the age of 40 years. जहाँ पे आपको दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया। क्यों? क्योंकि आपका जो पावर है लेंस का वो कम हो चुका है, उसका फोकल लेंथ कम हो चुका है। तो क्या क्या है? जैसे मान लो ये है आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी आम है? तो ये है आम जिंदगी जहाँ पर इमेज रेटिना पे बन रही है। ये है हाइपरमेट्रोपिया वाली ज़िंदगी जहाँ पर लेंस बेचारा मतलब एकदम सिकुड़ चुका है, कुछ ज़िंदगी में इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, बुढ़ा गया है ना, बुढ़ा गया है। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है? बहुत दूर बन रही है, रेटिना से बन रही है। क्या करना पड़ेगा? इसको शक्ति देनी पड़ेगी। शक्ति देना माँ, ऐसा ये लेंस बोलेगा, ठीक है। सुनील शेट्टी की आवाज़ कि ए माँ शक्ति देना माँ। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर इसको शक्ति देने के लिए इसी सेम नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा, मिल जाएगी शक्ति, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर कभी नहीं बोलेगा ये माँ शक्ति देना माँ, ठीक है। पॉजिटिव पावर का लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो वीक हो गई थी, कन्वर्जिंग पावर वीक हो गई थी, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई थी तो इसको थोड़ी कम करना पड़ा। इसकी वीक हो गई थी तो इसको ज़्यादा देना पड़ा। पहले से कम खाना खा रहा था तो थोड़ा और खाना देना पड़ेगा ना। समझ आई बात? हाइपरमेट्रोपिया। क्यों? समझ में आई ये चीज़? हाँ, फील आ गया ना? फील आना चाहिए बेटा, ठीक है। तुम लोगों को हंसी मजाक की चीज़ें लगती होंगी, मैं एकदम सीरियस मोड में बैठा हुआ हूँ, हाँ, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। मिमिक्री भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन तुम लोग उस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे कि लाओ सर QR कोड लाओ 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी आते हैं प्रेस बायोपिया पे। अच्छा, मीमस का करियर ख़त्म कर दोगे? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जब पढ़ाना छोड़ेंगे तो फिर ठीक है, वही अपना अगला करियर ऑप्शन होगा। प्रेस बायोपिया पे आते हैं। ज़रा दृष्टि दोष, क्या नाम है, ज़रा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। ये तब होता है जब आपको पास का भी नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है, ठीक है। डोपामिन आ गया सर, नंबर भेजो सर, भेजा। हाँ चलो, तो प्रेस बायोपिया की अगर बात करते हैं तो इज़ दी ग्रेजुअल लॉस ऑफ आवर आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। होता क्या है, हमारा लेंस धीरे 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 जैसे हम अधेड़ उम्र में जाते हैं तो वो ना पावर एकोमोडेशन चली जाती है कि पास मतलब तुरंत अगर पास का देखना है तो पावर बढ़ा ले, दूर का देखना है तो पावर कम कर ले। वो क्या है, वो सब उसके फ्लेक्सिबिलिटी सब जा चुकी है, ठीक। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आईज तो बहुत हमारा वाइटल ऑर्गन है, बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें आईज का, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ, जैसे आप देखते रहते हैं पास तो थोड़ी देर देर में
दूर देखा करिए, दूर देखा करिए, ठीक है। जैसे मैं तो पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ एकदम, है ना, लेकिन जैसे आप लोग को दूर देखना है, ठीक है। जैसे मेरी आइज़ हैं, धीरे 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 वो वीक ही हुई हैं, एंड उसका काफ़ी सारा क्रेडिट जाता है ये जो मतलब काम होता है उसको लेके। तो आप लोग थोड़ा सा ना दूर देखा करो, कोशिश किया करो कि हर चीज़ फ़ोन से ही नहीं कि भाई किताब भी खोला करो, ये सारी चीज़ें किया करो, हेल्प करती हैं चीज़ें, है ना। पानी के छींटे डाला करो। खैर, तो सॉरी, तो प्रेस बायोपिया पे आते हैं। तो प्रेस बायोपिया की अगर बात करेंगे तो दोनों दोनों का नहीं दिख रहा है, तो यानी में एक ऐसा लेंस चाहिए, एक ऐसा चश्मा चाहिए जिसमें कि दूर का भी दिखे, पास का भी दिखे, यानी कॉनकेव भी चाहिए, कॉन्वेक्स भी चाहिए। तो दूर का देखने के लिए हम किस लेंस का यूज़ कर रहे थे, मायोपिया में दूर का नहीं दिख रहा था तो कॉनकेव का यूज़ कर रहे थे, और पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स का यूज़ कर रहे थे। तो ये कभी आपने चश्मा देखा होगा, आपने ज़रूर चश्मा देखा होगा जिसमें ऐसा कुछ तो नीचे होता है इस तरीके से। एक्चुअल में वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो पास का देखने के लिए बना होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और यहाँ पर जो होता है ये होता है कॉनकेव। समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन बन चुका है सर आपके एसएससी एग्जाम में कि नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है। तो कॉनकेव और नीचे वाला कॉन्वेक्स, ठीक है, ओके। प्रेस बायोपिया होता है जरा दृष्टि दोष, आपकी आंखों के पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है, ठीक है। लेंस कठोर हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। अब आते हैं ग्लॉकोमा पे। तो ग्लॉकोमा में क्या होता है, ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो ये ऑप्टिक नर्व्स ऐसे करके दिख रही हैं आपको, जो क्या करती हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हैं कहाँ पे, आपके ब्रेन तक। ये जो इमेज कैप्चर हुई है उसको, अब ये होता क्या है कि यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है विट्रियस ह्यूमर, इसमें क्या होता है, इसकी वजह से बहुत प्रेशर पड़ने लगता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब ये प्रेशर कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, इसकी वॉल्स पे ट्रांसफ़र करेगा जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज बहुत डेलिकेट होती, बहुत सॉफ्ट होती हैं। ज़रा सा प्रेशर पड़ा नहीं कि डैमेज हो जाना शुरू होने लगती हैं। इससे होता ये है कि फिर आपकी आँखों का जो विज़न है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पिक्चर तो क्लिक होगी, क्यों, क्योंकि कॉर्निया भी ठीक है, क्यों, क्योंकि लेंस भी ठीक है, इमेज बन भी रही रेटिना पे, लेकिन इमेज पहुंच नहीं रही है दिमाग तक। और वो पहुंचा कौन रहा है, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि डैमेज हो गई हैं। क्यों डैमेज हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका प्रेशर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, जनरली ग्लोकोमा में हेरिडेटरी होता है ये, यानी वंशानुगत होता है। अगर है ग्लोकोमा तो आपके मतलब फैमिली में होगा किसी न किसी को, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ट्रिगर कर सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। अब ठीक है, मैंने कई बार शेयर भी किया है, ठीक है। वो स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हुआ था मेरा, जहाँ पर इसमें होता क्या है कि आपको मतलब ऐसा रेनबो टाइप दिखने लगता है, ऐसा कोई भी लाइट सोर्स होगा उसके अराउंड ऐसे विबग्योर टाइप ऐसा है ना, सतरंगी टाइप दिखने लगेगा आपको। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था 3-4 साल पहले, ऐसा कुछ तो, हाँ 4 साल हो गए होंगे लगभग, 4-5 साल तब हुआ था, ठीक है। जैसे लाइट को सोर्स देखता था, खासकर एक आंख से लेफ्ट या राइट में से कोई एक थी, ऐसा रेन मतलब ऐसा सर, जैसे कोई लाइट है, बल्ब है, तो उसके अराउंड ऐसा सतरंगी सर दिखता था। तो आई वॉज काफ़ी कंसर्न कि भाई क्या है ये, मुझे लगा ठीक है 1-2 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं हुआ। तो आई वेंट टू द डॉक्टर। फिर आंखों का प्रेशर चेक हुआ, आई प्रेशर चेक हुआ, जिसको कि टोनोमीटर से चेक किया जाता है। और जब चेक हुआ तो पता चला कि काफ़ी बढ़ा हुआ प्रेशर है, ठीक है। वैसे टोनोमीटर ऐसा आंख में लटका सा देते हैं हल्का सा वेट, मतलब तुमको सोच इमेजिन करके बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट इतना अजीब होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है। आँखों का जो अंदर वाइटिश पार्ट होता है ना, इसी में ही लटकाते होता है, लेकिन ऐसा ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है। तो टोनोमीटर से वैसे अभी तो काफ़ी एडवांस मशीन्स आ चुकी हैं कि आप ऐसे अपना थोड़ी रखोगे, आपने कभी अगर करवाया थोड़ी रखोगे और एकदम से हवा सी निकलेगी, एकदम बहुत तेज़ सी हवा निकलती है, उससे प्रेशर मेजर हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ा हुआ, डॉक्टर बोला ठीक है कि ना ग्लोकोमा है। भाई वो तुरंत बोल दिया ग्लोकोमा है, ठीक है। और ग्लोकोमा के और थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन इतना नहीं पता था कि भाई उसमें परमानेंट विजन लॉस होता है। इसमें परमानेंट विजन लॉस होता है क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती हैं और फिर कभी वापस आता नहीं है वो। अगर एक बार आपका ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हुई, विजन लॉस हुआ, कभी जितना चला गया वो गया वो, ठीक है। अलग अलग फिर सर्जरी वगैरह होती है कि हल्का सा यहाँ पर छेद किया जाएगा आपका, और उससे सो दैट कि फ्लूइड थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, ताकि फर्दर डैमेज ना हो। लेकिन जितना गया सो गया। उसका धीरे 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 इसमें पेरिफेरल पहले विजन लॉस होता है, यानी कि साइड का विजन लॉस होता है, ऐसा नहीं सेंटर का, साइड का विजन लॉस होगा, फिर धीरे धीरे वो सेंटर की ओर आता है और गया पूरा तो गया, ठीक है। देन आई वेंट टू मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल आँखों का, तो वहाँ पर डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, मतलब ग्लोकोमा जैसे सिम्टम्स तो हैं लेकिन ग्लोकोमा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में मतलब पता चला कि वो रेटिनोपैथी वगैरह जब हुई तो बाद में पता चला कि वो स्ट्रेस की वजह से है। तो जब उसने बोला स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस थोड़ा कम लिया करो, तो जैसे उसने बोला फिर उसने दवाइयाँ वगैरह दी माइग्रेन वगैरह की, ठीक है। लेकिन मैंने दवाइयाँ एक भी कंज्यूम नहीं करी और अपने आप ठीक हो गया जैसे ही मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि भाई स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि ये स्ट्रेस था पहले से
और इस चीज़ का अलग स्ट्रेस आ गया था जब ग्लोकोमा का मैंने देखा, ठीक है। खैर, तो ये जनरली हेरिडेटरी होता है और क्योरेबल नहीं है, और कभी कभी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है इस तरीके से। ट्रैकोमा भी सेम होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ जहाँ पे आंखों का प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ये होता किस वजह से है, जेनेटिक नहीं या फिर कोई एक्सीडेंटल नहीं, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस। ये क्या करता है, ये ट्रैकोमा लीड्स टू कॉर्नियल क्लाउडिंग हो जाएगी, scarring which is responsible for irreversible vision loss. The disease itself is not curable in the later stages में curable नहीं, जैसे ग्लोकोमा के साथ है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इससे आंख का प्रेशर मेजर किया था जिसको इंट्राक्युलर प्रेशर बोलते हैं, IOP, इंट्राक्युलर प्रेशर, ठीक है। इससे पहले वो मोतियाबिंद का नहीं है क्या, हाँ मोतियाबिंद भी है, ठीक है। कैटरेक्ट बोलते हैं इसको, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, मोती देखा, मोती, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद होता है मोती, तो उसी तरीके से मोती यहाँ पे आ गया। मोती कुछ नहीं, आपकी आंखों में सफ़ेद सफ़ेद एक पर्दा, ठीक है, आपका ये लेंस है, ठीक है, लेंस के ऊपर पर्दा, सफ़ेद पर्दा गिरा दिया किसी ने, ऐसे समझ लो। वो सफ़ेद पर्दा गिर गया और वो फिर क्या करना पड़ता है, कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद की सर्जरी होती है और धीरे 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 इस पर्दे को हटा दिया जाता है, बस ख़त्म, ठीक है। पर्दे को हटा दिया, सिंपल। तो कितना आसान है। ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करके रिस्टोर करना आसान नहीं है, मुश्किल है, मतलब ना अभी तक ऐसा कुछ बना ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, बस उस पर्दे को हटा देना है, ठीक है। तो जो क्लाउडीनेस आ चुका है, जो क्लाउडी लेंस हो चुका है, वो हटा देना है, ठीक है। दूधिया जो हो चुका है। चांद से पर्दा कीजिए बेटा रितेश, गाने वाने तुमको ज़्यादा आ रहे हैं, हम देख रहे हैं थोड़ी देर से तुमको, नहीं। कलर ब्लाइंडनेस पे आते हैं अभी। ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, अब बताओ क्या लिखा हुआ है। अभी तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। बताओ क्या है। वैसे मैंने तुम लोग का ये टेस्ट लिया था ना बायोलॉजी में भी, एक बार और ले लो तुम, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन डेफिशिएंसी इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ डिफिकल्टी सीइंग सर्टेन कलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर आपको लेंस लगा है ना, सच होता है कि बिल्कुल नहीं, नहीं लगा भाई। किसने बोल दिया भाई मेरे को लेंस लगा है। चलो, तो यहाँ पे बात करेंगे तो दिस इज़ 26, ठीक है, 24, 1, 5 एंड 9, ठीक है। चलो, सो इट इज़ अ हेरिडिटरी कंडीशन। हमने देखा था ये हेरिडिटरी नेचर का होता है ना, वंशानुगत होता है, अनुवांशिक होता है। यानी आपको अगर है कलर ब्लाइंडनेस तो फॉर श्योर आपके घर में किसी ना किसी को तो होगी, और ये भी क्योरेबल नहीं है। आप डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकते हैं, आप IPS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, ओके। जो भी फोर्सेज हैं आप वहाँ पे नहीं जा सकते जहाँ जहाँ कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, क्योंकि आप इसको, जब मैं डिफेंस के लिए पढ़ाया करता था, जब मैं मतलब मेनली डिफेंस का ही हुआ करता था, तो कुछ लड़के इतने शातिर थे, इतने तेज़ थे, उन्होंने उस बुक को ही रट डाला था। उन्होंने उस बुक को, जो कलर ब्लाइंड थे उनको रट डाला था, ठीक है। और सुनने में आता था कि 1-2 पास भी हो जाते थे, ठीक है। इट हैपन्स व्हेन कोन सेल्स इन द रेटिना आर मिसिंग और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हमने देखा था कोन सेल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और कोन सेल्स नहीं है ढंग से तो कलर के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक और है तो होती है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, आपको ऐसा, जैसे मान लो कहीं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कहीं वर्टिकल लाइंस हैं, तो दोनों एट द सेम टाइम देखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉर्निया जो होता है, जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। कॉर्निया जनरली शेप होता है बेसबॉल जैसे शेप होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा टाइप थोड़ा सा होता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा गोल फुटबॉल टाइप हो जाता है, ऐसा टाइप, ठीक है। तो कॉर्निया का शेप चेंज होने की वजह से एस्टिग्मैटिज्म होता है। और एस्टिग्मैटिज्म में होता क्या है, एक्चुअल में आपको लाइंस देखने में प्रॉब्लम होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हो सकता है तो ब्लरी दिखने लगेंगी, हो सकता है कि डार्क दिखने लगेंगी, इस तरीके से। तो इसका भी टेस्ट होता है, एस्टिग्मैटिज्म टेस्ट। आप देखोगे इस तरीके से, ऐसे ना, ऐसे 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 करके कुछ तो ऐसा होता है ना, लाइंस बनी होती हैं। फिर आपको टेस्ट करना होता है, दोनों, एक आंख बंद करके दूसरे देखोगे, फिर दोनों आंखों से एक एक करके देखोगे, तो अगर ब्लरी वगैरह नहीं आ रही तो ठीक है, ठीक है। मेनली ध्यान रखना कॉर्निया में होता है, लेंस की वजह से भी हो सकता है, बट मेनली कॉर्निया की वजह से होता है ये, ठीक है। चलो, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आते हैं अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आसमान क्यों नीला है, क्यों चलती है पवन, ठीक है, क्यों झूमे है गगन नहीं, क्यों नीला है गगन,
वो समझेंगे। गगन झूमता नहीं है, गगन नीला है, समझ रहे हो? लासिक क्या होती है बेटा? लासिक होती है लेज़र से, इसमें जो है लेज़र असिस्टेंस दिया जाता है, लेज़र असिस्टेड इन सितु, ऐसा करके कुछ तो होता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन ठीक है। हाँ, तारे आज ज़मीन पर लेके आएंगे। अच्छा, शर्ट्स पहने रहते हैं लाइनिंग वाली, उसको देखने में से। अच्छा, मेरे नाना जी को था कैटरेक्ट, बिल्कुल जैसे मेरे बाबा जी को भी कैटरेक्ट 2 बार उनका हो चुका है, दोनों आँखों का एक एक, अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ था। हम्म हम्म। आगे बढ़ें। ओके। हम्म ठीक है। हाँ, मेनली जो एस्टिग्मैटिज्म होता है उसमें सिलेंड्रिकल लेंस का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें मेनली आपका जो सिलेंड्रिकल लेंस है उसी का ही यूज़ किया जाता है एस्टिग्मैटिज्म में। इसको सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेम टाइम पे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, और इसको ध्यान रखना, इसको इसको किस लेंस से करेक्ट किया जाता है? इसको सिलेंड्रिकल लेंस, स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल, ठीक है। चलो लाइट पे आते हैं, बट उससे पहले कुछ हमें फिनोमिना समझने पड़ेंगे कि भाई इंद्रधनुष कैसे बनता है ना, रेनबो कैसे बनता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश नीला क्यों होता है, हमारे घरों में जो इंटरनेट आता है वो कैसे आता है, वो बहुत सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा डिस्पर्जन समझना पड़ेगा, ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है? एक वाइट लाइट जो होती है, ठीक है, एक वाइट लाइट जो होती है वो जब प्रिज्म से पास करी जाती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, बिखर जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक वाइट लाइट एक्चुअल में 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, जैसे हमारी सनलाइट। जैसे जो हमारी सनलाइट है सरन मैडम, वो वाइट लाइट है। जी हाँ, आप नहीं, वो सर पीली है, आपको पता नहीं वो पीली है बेटा, पीली नहीं, वो सफ़ेद है। तुमको लगता है पीली इसलिए क्योंकि वो रिफ्रैक्शन वगैरह होता है, वो भी आगे देखेंगे, लेकिन वो पीली नहीं, वो वाइट होती है, ठीक है। तो ऐसी लाइट जो वाइट लाइट है, लाइक फॉर एग्जांपल सनलाइट, जब इसको हम एक प्रिज्म से पास कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। जैसे कि लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे 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 चली जाती, लेकिन ये क्या होगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करेगी। क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, क्या ड्रॉ करी? नॉर्मल ड्रॉ करी, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल के पास जाएगी, जानी वैसे चाहिए थी लेकिन नॉर्मल के पास जाएगी, और 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगी। अब ये क्या, यहाँ से डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। इसके जो 7 कलर हैं, यहाँ पर आई थिंक बना होगा, पूरा बना नहीं है, ये आप देखिए बना है, वाइट लाइट है। यहाँ पर आप देखिए रिफ्रैक्शन हुआ, थोड़ा बेंडिंग हुआ, एंड क्योंकि इसमें 7 अलग अलग तरीके के कलर्स हैं, और 7 जो कलर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिनको विबग्योर बोलते हैं, आपने ज़रूर इनको पढ़ा होगा, विबग्योर, इनको इसको बोलते हैं विबग्योर। अब होता यह है कि जो 7 रंग होते हैं इन सब की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। तो इस अलग अलग तरंग दैर्ध्य, इस अलग अलग वेवलेंथ की वजह से इनका अलग अलग डेविएशन होता है। डेविएशन का मतलब झुकाव, झुकाव का मतलब जैसे कि मान लो 7 लोग आए, ठीक है, 7 लोग आए तुम्हारे सामने एक एक करके, कौन किसको तुम किस किस पे अपनी अकड़ दिखा सकते हो? ज़्यादा किस पे अकड़ दिखा सकते हो? किस पे दिखा सकते हो? जो सबसे हल्का होगा उस पर, सिंपल सी बात है। किस पे तुम्हारी अकड़ उतनी नहीं चल पाएगी? जो बहुत भारी होगा उस पर, यही तो होगा, सिंपल। उसी तरीके से ही है, इसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा है, इस हाई वेवलेंथ की वजह से होने की वजह से इसका डेविएशन, इसका झुकाव, इसका टिल्ट बहुत कम होता है। इसका वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। So when light passes through a prism, it undergoes refraction. यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, which means it bends as it changes speed moving from one medium to another. और क्योंकि यहाँ पर हर एक रंग की जो लाइट है उसकी अलग अलग स्पीड होगी इस प्रिज्म के अंदर, इसीलिए वो अलग अलग हो जाएगी और अलग अलग तौर से निकलेगी, अलग अलग तौर से निकलेगी, ठीक है, अलग अलग तौर से निकलेगी, ठीक है। जाना ऐसे चाहिए था, कल याद है आपको हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि ऐसे रे ऑफ लाइट आई लेकिन बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो गई, फिर यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसी तरीके से लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया,
फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ एक तरीके से जो साथ रहेंगे। तो एक्चुअल में ये, इसको अगर हम पीछे लाएंगे तो ये जो एंगल है जिससे डेविएट की, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो कम डेविएशन होगा, अधिक तरंगदैर्घ्य होगी तो विचलन कम होगा। तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन, जहाँ पर वाइट लाइट स्प्लिट कर लेती है खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। और कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स क्या होते हैं? वेबग्योर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। So when it passes through a glass prism, it slows down and bends due to refraction, as glass is denser than air. तो ग्लास जो है प्रिज्म जिससे बना हुआ है वो डेंसर है, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग जो लाइटें हैं उनके लिए अलग अलग स्पीड हो जाएगी, यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ है इस वजह से, और इसलिए अलग अलग तौर से वो निकलेंगे। ईच कलर हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ एंड बेंड्स एट डिफरेंट एंगल। वॉयलेट बेंड्स द मोस्ट, रेड बेंड्स द लीस्ट, and this difference in bending causes the light to spread out in a band of color forming a visible spectrum। हिंदी में पढ़ेंगे जरा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, विक्षेपण के बारे में। तो मुड़ने में यह अंतर प्रकाश के रंगों की एक पट्टी में फैला देता है जिसे एक दृश्य स्पेक्ट्रम बनता है। रेड लाइट है तो ज़्यादा वेवलेंथ है, ज़्यादा स्पीड, और उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो डेविएशन है, जो विचलन है जिसको इस साइन से दिखाते हैं, वो कम हो जाएगा। ठीक। देन वॉयलेट के लिए लेस स्पीड है क्योंकि लेस वेवलेंथ है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड कम है। सिंपल, आप देखो ना, कल कुछ याद आ रहा है आपको? म्यू स्पीड अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, इन दैट मीडियम। तो अगर स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए ज़्यादा होगा, और स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, क्लियर है? डन है? ओके। तो क्योंकि वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ तो इसीलिए वो सबसे नीचे, रेड का सबसे कम हुआ तो इसीलिए सबसे वो ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं, कल अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो हमने देखा था सबसे कम किसका होता है? वैक्यूम का होता है, कितना होता है? 1। एयर का भी कम 1 ही होता है, और अप्रॉक्सीमेट बट 1.003 इस तरीके से होता है। ठीक है, हाईएस्ट किसका होता है? डायमंड का होता है। कितना होता है जरा बताना? डायमंड का, हीरे का, तो हीरे का होता है 2.42, है ना? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो ये एब्सोल्यूट होता है। बाकी अगर हम, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर इस तरीके से लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है? हम पहले का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जिसका निकाल रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, उसकी स्पीड, ठीक है, उस मीडियम में, और इस तरीके से। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझते हैं। तो ये क्या है? लाइट क्या है? जो विजिबल लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जिनको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंग दैर्ध्य और उनकी जो आवृत्ति उसके हिसाब से इनको अरेंज करते हैं। दीज वेव्स ऑल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट डिफर इन द एनर्जी एंड एप्लीकेशंस। ऊर्जा और अनुप्रयोग में अलग अलग होते हैं यह। ठीक है, ये है रहा आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें कि विजिबल लाइट भी आती है, ठीक है, जरा आप इसको एक बार देखें, थोड़ा सा समय दें इसको, जरा थोड़ा सा बस, फिर मैं आपको बताता हूँ याद कैसे रखना है। लेकिन पहले देखो तो क्या है ये। देख लिया सभी ने? ढंग से ऑब्जर्व कर लिया? चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेटा ये इंडक्शन ना दिखे तुमको, माना कि गैस की किल्लत चल रही है लेकिन इंडक्शन ना दिखे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। तो वो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे सिर्फ हमें पढ़ना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये हमें याद कैसे रखना है। सबसे पहले तो यहाँ रेडियो वेव्स आती हैं, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर इंफ्रारेड आती हैं, फिर विजिबल लाइट आती है, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, फिर एक्सरे आती है, फिर गामा रेज आती हैं। ठीक है, डन, ओके। तो इसकी अगर जब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इसको याद कैसे रखना है? तो ऐसे याद करना है। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड द गामा रेज। ठीक, समझ आ गई बात? अब जैसे ही यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, तरंग दैर्ध्य कम होगी, वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी और
वेवलेंथ का 36 का आंकड़ा चलता है। कैसे? मतलब दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, यानी ये दोनों साथ में मिलेगा, इसको अकेला छोड़ दिया। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एच टाइम्स न्यू, वेयर एच इज़ योर प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी देखेंगे उसके बारे में। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, या एच एफ भी लिख सकते हो अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है एच एफ। तो ऑब्वियसली एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट कोरिलेशन है आपस में। ठीक, अब यहाँ पर वेवलेंथ किस हिसाब से इंक्रीज करेगी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सॉरी डिक्रीज़ करेगी, जैसे यहाँ पर 10⁻³ मीटर्स के उसमें होती है, देन ये और कम होगी, यहाँ पर 10⁻⁻² जाएगी, देन यहाँ 10⁻⁻5 जाएगी, ठीक है, 10⁻- लगभग 6-7 जाएगी, ठीक है, 10⁻⁸ जाएगी लगभग, या 9 जाएगी। इसी तरीके से ये और कम 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 होती जाती है। क्या? वेवलेंथ कम होती जाती है। लाइक 10⁻³ या 10⁻² क्या अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा? रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स में आएंगे तो लगभग 10⁻⁻1 10⁻⁻2 आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्रारेड में आएंगे तो लगभग 10⁻⁵ देखने को मिलेगा। देन वैसे आप आएंगे विजिबल लाइट में तो 10⁻�6 या 10⁻7 देखने को मिलेगा। अल्ट्रारेड में आएंगे तो लगभग 10⁻8 देखने को मिलेगा। एक्स रे में आएंगे तो लगभग 10⁻10 देखने को मिलेगा। गामा रेज में अगर आएंगे तो लगभग 10⁻13 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हो रही है? वेवलेंथ कम हो रही है। समझ में आओ कि नहीं आओ? बताओ, जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर पूछ ले तो इसका लगभग 10⁻6-7 के आसपास होगा। इसका माइक्रोवेव्स का लगभग 10⁻9 के आसपास फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है? इन्फ्रारेड आ रहा है, तो इन्फ्रारेड के लगभग 10⁻12 के आसपास होगी। देन इसके बाद विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आ रहा है तो लगभग 10⁻14 होगा। ठीक है, अल्ट्रारेड की अगर बात करेंगे तो लगभग 10⁻17 होगा। एक्स रेज की अगर बात करेंगे तो लगभग 10⁻18-19 आप मान लो, और आप गामा रेज पे आओगे तो लगभग 10⁻20 या 21 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका वेवलेंथ का ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर नंबर पूछ लिया एब्सोल्यूट नंबर तो ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आपको लिख के बताया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो, जैसे कि इसका याद कर लो, इसका याद कर लो। ठीक है, मतलब ये वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी, और फिर आपको पता ये आपका डिक्रीज़ होगा और ये इंक्रीज़ होगा। ठीक, और ये इस तरीके से अगर नंबर नहीं पूछा, सिंपल अरेंज करने को पूछा, तो वो आराम से रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन से हो जाएगा। किसने डिस्कवरी करी थी वो देख लेते हैं। रेडियो वेव्स। कौन सी हमारी एटमॉस्फेयर में लेयर है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, याद हो अगर आपको, तो सबसे पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। फ्रीक्वेंसी की जैसा यूनिट है वो इन्हीं के नाम पे। माइक्रोवेव्स पर्सी स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर करके कोई एक ब्रांड है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों स्पेंसर करके? आई थिंक कोई ब्रांड भी है। इंफ्रारेड रेज विलियम हर्शल। ठीक है, हर्शल गिब्स। विजिबल लाइट आइजैक न्यूटन। यूवी यानी अल्ट्रालेट रेज आपका जोहान विलियम रिटर। एक्स रेज विलियम रॉन्टचन। ठीक है, एंड गामा रेज की अगर बात करेंगे तो पॉल विलार्ड। इन सब ने डिस्कवरी करी है, तो डिस्कवरी भी याद रखेंगे। ठीक है, कि किसने किस चीज़ की डिस्कवरी करी है। बिल्कुल सही, स्पॉन्सर है वो सर। अरे बेटा रितेश, तुम ही मेरे नज़रों में आज क्यों खटक रहे हो? स्पॉन्सर है वो, स्पॉन्सर ब्रांड का नाम है। वो स्पेंसर ही है, यस है ब्रांड। बैट्समैन था ऑस्ट्रेलिया का बेटा, हर्शल गिब्स ऑस्ट्रेलिया का नहीं था, वो था वहाँ का साउथ अफ्रीका का, जिसने छक्के मारे थे, 6 छक्के आई थिंक। मार्क एंड स्पेंसर, यस, MNS। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने उसी की टी शर्ट पहन रखी हुई, मार्क एंड स्पेंसर की, सच में। ठीक है, तो मतलब मेरा फेवरेट ब्रांड है मार्क एंड स्पेंसर, यस। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है, तो ये रेडिएशन के टाइप्स हैं। ओके, किसने डिस्कवरी करी थी आपको पता होना चाहिए। चलो, प्लैंक्स कांस्टेंट पे आते हैं। तुमको लगा फेवरेट है, तुमको याद ही नहीं है, अब क्या करें। ठीक है, तो ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, जैसे E=hf। प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट इन क्वांटम फिजिक्स दैट रिलेट्स द एनर्जी ऑफ अ फोटोन टू इट्स फ्रीक्वेंसी। E=hf। E क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटोन। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। F है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। C है स्पीड ऑफ लाइट।
लैम्डा है वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एफ जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन चलता है, सेम फॉर द एनर्जी एंड लैम्डा ऑल्सो। एच जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। आप में से काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल बहुत किया होगा क्लास 11th-12th के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। ओके, टीम इंडिया प्रायोरिटी दो स्टैटिक को, ठीक है, और वो भी सबको नहीं, मेनली फोक डांस फेस्टिवल इन सबको नहीं वो, ठीक है। उसके बाद बुक्स को, ठीक है, वो सब इंस्टीट्यूट हो गए, डेज हो गए, इन सब से उतने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। आप देख सकते हैं एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, ओके। भाई एस्पिरेंट जी वो नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो दिखती ही नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी नोटिस किया ये चीज़ कि जैसे आप रिमोट लो, ठीक है, रिमोट के आगे कुछ एक लेंस सा लगा होता है, वो जो लेंस होता है वो आप बटन प्रेस करोगे तो जलता है, क्या कभी आपको दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन अगर आपने फ़ोन के कैमरे के थ्रू देखोगे, दिखेगा आपको, ब्लू कलर की लाइट जलती है फ़ोन के कैमरे के थ्रू, ठीक है, इंफ्रारेड होती है। अब आता है मेन पार्ट, क्यों बनता है इंद्रधनुष? रेनबो क्यों बनता है? रेनबो कब बनता है? जैसे ड्राई डे है, तुम मुझे बताओ, नहीं तुम बताओ, मुझे बताओ, ड्राई डे है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइक्लोनिक कंडीशंस है, ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। सर साइक्लोन एंटी साइक्लोन तो ये तो आपने आज से लगभग 2 बिलियन साल पहले पढ़ाया था। हाँ बेटा 2 बिलियन साल पढ़ाया था, याद करो क्या है। अगर क्लियर क्लाउडी नहीं, एकदम क्लियर स्काई है, सनी कंडीशन है, एकदम धूप का निकली, कैसी कंडीशन है, तो क्या तुम्हें ऐसी कंडीशन में तुमको रेनबो देखने को मिलेगा? नहीं। जब बारिश होती है तभी इंद्रधनुष देखने को मिलता है, तभी तुमको रेनबो देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है? तो जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, ऐसी वाटर ड्रॉपलेट जो लटकी हुई हैं, सस्पेंडेड हैं एयर में। तो क्योंकि अभी एयर में सस्पेंडेड, और जैसे ही यहाँ पर लाइट पड़ेगी, वाइट लाइट, सन लाइट इज़ अ वाइट लाइट। सर ये देखो पीला है तो पीली लाइट निकलेगी ना? नहीं बेटा, वो पीला नहीं है, वो सफ़ेद है, सफ़ेद ही होता है वो, ठीक है, मानो मेरी बात, ठीक है। तो ये लाइट आई इस तरीके से, ठीक है, ये बूंद है, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना ये पॉइंट, यहाँ पर पता है क्या होगा? डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन भी होगा, डिस्पर्जन भी होगा भैया मेरे। डिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। लाइट की बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और लाइट का जो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाना, वाइट लाइट्स का अपने 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाना, दैट इज डिस्पर्जन। तो यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है एंड डिस्पर्जन भी हो रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो रंग जो है 7 रंगों में जो हमारी वाइट लाइट है वो डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद तो आप देख सकते हैं विबग्योर बन गया। नहीं विबग्योर नहीं आता सर, वी और आर बना है, वॉयलेट और रेड, नहीं भाई, विबग्योर पूरा नहीं दिखाया जाता है पागलों की तरह कि बस हर जगह विबग्योर करने लगे पूरे 7 रंग ना। वी लिखा इधर, आर लिखा, इसका मतलब है कि विबग्योर बना है, ठीक है। वी लिखा नीचे, आर लिखा ऊपर, मतलब विबग्योर बना है। तो ये वॉलेट है, इंडिगो, इस तरीके से पूरा विबग्योर बना। और यहाँ पर हुआ TIR, या फिर आप समझ लो रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, निकलेगी और तुम्हें दिखेगा, क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा, तुम्हें दिखेगा इंद्रधनुष, और तुम भागते हुए नीचे जाओगे, बोलोगे मम्मी मम्मी देखो देखो इंद्रधनुष आया है, ठीक है। लेकिन तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, क्या? कि हमेशा सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना होता है, तब दिखता है आपको क्या? रेनबो। सूरज के ऑपोजिट देखना होता है। सूरज इधर है, अपनी पीठ सूरज की तरफ रखो, ठीक है, मुंडी इधर की ओर रखो, आंखें आपकी इधर की ओर होनी चाहिए, सूरज से ऑपोजिट। ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा? क्योंकि बेटे, रे बेटे, इधर तुम देखोगे इधर की ओर, चौंधी आ जाएंगी तुम्हारी आंखें। ये इतनी तेज रोशनी फेंक के मारता है सूरज, तुमको लगता है, नहीं तुमको लगता है कि तुम देख पाओगे रेनबो? रेनबो फेंटर होता है, मतलब बहुत ही हल्का डिम टाइप होता है वो, इतना भयंकर रोशनी तो होती नहीं है। इट्स लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि मैं टॉर्च मार रहा हूँ एकदम सूरज के सामने, देख पाओगे तुम?
सूरज के सामने मैं टॉर्च मार रहा हूँ, तुमको टॉर्च का दिखेगा रोशनी? नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। कहाँ टॉर्च की रोशनी और कहाँ सूरज की रोशनी, इसलिए उल्टा देखना है तुमको, ऑपोजिट, ठीक। सो रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन होते हैं, एक इधर पे होता है एक इधर पे होता है, ठीक है, और वो उसी को यही डिस्पर्जन भी होता है, ठीक है, डिस्पर्जन हुई, और एक रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। सनलाइट एंटर्स अ ड्रॉप एंड बेंड्स विच मीन्स रिफ्रैक्ट्स, ठीक है। आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नोटिस किया होगा, एकदम से मुझे याद आया तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पानी में सिक्का पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है, तो आपको उठा हुआ सिक्का क्यों प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है, बता इसका क्या कारण है? तो बेंड्स बिकॉज वाटर इज डेंसर दैन एयर, पानी डेंसर होता है। इनसाइड द ड्रॉप द लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स विद ग्योर बिकॉज ईच कलर बेंड्स एट अ slightly different angle. The light reflects off the inside surface of the raindrop. As it exits the drop, the light bends again and the colors spread out more. ये जो प्रिज्म वाला था केस, ये जो प्रिज्म वाला केस था, यहाँ पर पता है, अगर मैं एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दूँ, पता है, उल्टा प्रिज्म रख दूँ, उल्टा प्रिज्म रख दूँ, तो ये जो 7 रंग हैं जो डिवाइड हुए हैं, ये फिर से एक हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, ओके। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई बात? ये प्रिज्म है, इसने व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक किया। अगर मैं एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दूंगा इसके सामने, वो सारे 7 रंगों को एक बना के फिर से एक व्हाइट लाइट निकाल देगा। और ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट सर आइजैक न्यूटन ने किया था। कहाँ से आता था इन लोगों को इतना दिमाग, मुझे तो यही समझ नहीं आता है भाई, कहाँ, जैसे अपन लोग फ्री बैठे हैं, मान लो फ्री बैठे, वैसे तो ऐसा लगता है ऐसा छुट्टी मिल जाएगा हमसे, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मौज मस्ती मार लें, मौज मस्ती थोड़ी सी मार लें। किसको इतनी चुल पड़ी हुई है कि देखें यार ये लाइट जो है किस तरीके से परफॉर्म करेगी। भाई ये सेव नीचे ही क्यों गिरा? कोई सोचता है ऐसे? मुझे तो ये लगता है कि कौन सोचता है भाई ऐसे, कोई चीज़ नीचे गिरी तो ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं। और वो भी आज से इतने साल पहले। अगर सोचो न्यूटन जी ने आराम किया होता, ठीक है, आराम से बढ़िया लाइफ मस्त आराम से खटोला डाला होता पेड़ के नीचे, उस सेव को एंजॉय किया होता, आज अपना दर्द भी कम होता, होता कि नहीं होता, सिलेबस भी कम होता। खैर कोई नहीं, सह लेंगे न्यूटन जी के लिए। तो आइजैक न्यूटन जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने ही सबसे पहले ये फेमस प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया था 60s के टाइम, मतलब 1660, समझ रहे हो, 1660s। खैर तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये देखो, रेनबो के पीछे 2 रेनबो और रेनबो के 2 आगे रेनबो, बताओ कितने रेनबो? रेनबो के पीछे एक रेनबो, रेनबो के आगे एक रेनबो, बोलो कितने रेनबो? 2 रेनबो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, समझे बात को? रेनबो के पीछे एक रेनबो और रेनबो के आगे एक रेनबो, तो बोलो कितने रेनबो? 2 रेनबो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो बूंद है ना, ये जो पानी की बूंद थी, उसमें दुई बार रिफ्लेक्शन हो जाता है। एक बार जब यहाँ पे लाइट रे एंटर करी, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, कायदे से निकल जाना चाहिए था रिफ्रैक्शन, ना ना ना, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, यानी 2 रिफ्रैक्शन 2 रिफ्लेक्शन। एंड बिकॉज 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो जो कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा कलर्स का, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी रेनबो है वो आपको फेंटर नज़र आएगा। फेंटर का मतलब है थोड़ा सा क्या होगा, फेंट, यानी हल्का सा लाइटर कलर का होगा। देख सकते हो ये क्लियरली विजिबल है, ये हल्का सा विजिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ। एक चीज़ और नोटिस करो तुम, क्या नोटिस करो, यहाँ पर देखो इस तरीके से विब ग्योर टाइप बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से विब ग्योर बन रहा है यहाँ पर, यानी वॉयलेट इधर और रेड इधर। अगर इसमें तुम पता नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बहुत फेंट है, लेकिन रेड इधर है और वॉयलेट इधर है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर है कलर्स का। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी कि वॉयलेट यहाँ नीचे होगा प्राइमरी रेनबो में और रेड ऊपर होगा प्राइमरी रेनबो में, ऑर्डर ऑफ कलर्स सेकेंडरी रेनबो में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसे सीधा निकलता, लेकिन अभी उल्टा निकलेगा तो ऑर्डर ऑफ कलर रिवर्स हो जाएगा। तो सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो से कैसे अलग होता है? पहला, फेंटर होगा, एंड ऑर्डर ऑफ जो कलर्स होगा वो रिवर्स होगा।
ठीक, डन डन। अब आते हैं रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन समझ लिया, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो सर कल पढ़ाए थे आप, हाँ, कि ऐसे लाइट रे आती है ना, एंड देन बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंड्स कि कैसे मीडियम में जा रही है। बिल्कुल बात सही है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले जरा तुम ये बताओ ये कौन सा तरह का बादल है, जरा बताओ जरा। नहीं नहीं, ये तो सर आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नहीं नहीं नहीं, सिलेबस आउट ऑफ नहीं हुआ ये अभी। तुरंत बताओ ये कौन सी तरह के बादल है। फ्लैट बेस, कॉलीफ्लावर या वूल शेप, क्यूमुलस, मिडिल लेवल क्लाउड, क्यूमुलस 8 से अब 12 किलोमीटर की हाइट पे। क्यों गलत कह रहे हैं? 4 किलोमीटर से नीचे है तो निम्बस, अब 12 से ऊपर हो गया तो सिर्रस। सिर्रस कैसा होता है? फेदर शेप होता है सिर्रस, याद है? आज से लगभग नहीं होगा तो 2.5 बिलियन साल पहले की बात होगी। क्यों? क्यूमुलोनिम्बस है बेटा, इसमें एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट दिख रहा है तुमको। क्यूमुलोनिम्बस में 2 खासियत होती है, एक तो बहुत भयंकर वर्टिकल डेवलपमेंट होगा, बहुत भयंकर लेवल का, और उसका एनुअल टॉप होता है। हाँ हाँ सर, कुछ ऐसा पढ़े तो थे सर, कुछ तो ऐसा एनुअल टॉप, हाँ कुछ पढ़े थे सर, हाँ कुछ नहीं, कुछ तो पढ़े थे। एनुअल टॉप जैसे जूता, याद है कुछ मोची जूता सीता है, लोहे का कुछ तो होता है, वो एनुअल टॉप ही होता है। वैसे ही होता है कौन? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। जो कब बनते हैं? साइक्लोन आता है तब। कौन सा? ट्रॉपिकल वाला। टेम्परेट में कौन बनता है? टेम्परेट में याद करो, लेयर 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 बन रहा था कुछ तो, कि भैया धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। क्यों, याद आ रहा है कुछ? वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, हाँ याद तो है सर, याद आ गया सर। क्यों? अच्छा 5.8 बिलियन साल पहले की बात है, ओके। फैट मैन कब लॉन्च होगी? हो गई लॉन्च अप्रैल, मिड अप्रैल एंड तक। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे आते हैं। दिख रहे हैं आपको स्टार ट्विंकल होते हुए? बिल्कुल दिख रहे हैं। क्यों होते हैं तारे, क्यों टिमटिमाते हैं? देखो यहाँ पे लंबी चौड़ी लाइनें लिखी हुई, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ समझाता हूँ। देखो ये लड़का है, ठीक, ये तुम मान लो। अब जब हम लोग रात में तारे देखते हैं ना, तो तारे का जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है। होता ये है कि जब ये इसकी लाइट, क्योंकि बहुत दूर होता है, क्या स्टार? अच्छा, बहुत दूर होता है, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर होता है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सूरज भी एक तारा है, लेकिन वो हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है कि नहीं? सबसे नज़दीकी तारा है, इसलिए बड़ा सा दिखता है, ये बहुत छोटू सा दिखता है। तो एक छोटी सी लाइट रे आएगी, इस छोटी सी लाइट रे को क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा, क्या नहीं सहना पड़ेगा। इतनी एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, इतनी एटमॉस्फेयर में लेयर हैं, वो वैक्यूम से आ रही है, वो वैक्यूम से आ रही है सर। स्पेस में वैक्यूम है, कुछ एयर वेयर नहीं है, आई तो यहाँ पे एयर आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया। और एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती हैं, नहीं होती हैं? बताओ तो। नीचे शुरू करो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, देन आयनोस्फेयर, ठीक है नहीं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, जिसको आयनोस्फियर बोलते हैं, एक्सोस्फियर। तो भैया जब इतनी सारी लेयर है, हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। कैसे अलग होगा? मैंने बताया था एयर, सॉरी, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एयर का 1.0033333 इस तरीके से होता है, ठीक। हमें पता है कि अर्थ के नज़दीक में जो हवा है वो भारी होगी। क्यों भारी होगी? क्योंकि भारी चीज़ें नीचे सेटल डाउन होती हैं, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो एटमॉस्फेयर डेंसर होता है इसके पास में, थोड़ा और लाइटर होगा, थोड़ा और लाइटर होगा, थोड़ा और लाइटर होगा, थोड़ा और लाइटर होगा। तो क्या मैं इन्हें नहीं बोल सकता हूँ कि ऊपर से नीचे जब आऊँगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा? और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताओ, अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो लाइट रे टूवर्ड्स या अवे? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, मान लो टूवर्ड्स दी हो गई, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे आई, फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल, घुस गई इसकी आंखों में जाके। तो मतलब कि क्या मतलब? इसको ऐसा लग रहा है कि ये तारा यहाँ पे है, ओहो, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। तो एक्चुअल में तारा इधर है लेकिन दिखेगा इधर। तो ये है एक अलग पोजीशन स्टार की दिख गई। लेकिन टिमटिमाता क्यों है? वो तो समझ में आ गया कि एक्चुअल जहाँ होता है वहाँ दिखता नहीं है, ठीक है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है। और ये ऐसा ही हमारी एसएससी की कोचिंग इंडस्ट्री में होता है, क्या? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। इस पर वीडियो आज शाम को आएगा 7 बजे, देखिएगा ज़रूर, ठीक है। खैर, तो
टिमटिमाता क्यों? टिमटिमाता इसलिए है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन हर टाइम चेंज हो रहा है। कॉम्पोजिशन हर टाइम चेंज हो रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर टाइम चेंज हो रहा है। उसका रिफ्रैक्टिव हर टाइम चेंज हो रहा है तो इसी वजह से जो ये बेंडिंग है वो हर टाइम चेंज हो रही है। तो कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, तो इसलिए तारा टिमटिमा रहा है। समझ आई बात? वही लिखा हुआ है। तो तुमसे पूछेगा तारा क्यों टिमटिमाता है, तो तुम बोल देना अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन। ये शब्द तुमको पकड़ के रखना है। क्या? रिफ्रैक्शन हो जाता है उसमें, इस वजह से तारे टिमटिमाते हैं। ठीक ठीक। अब आते हैं एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है? नहीं सर, वो तो बिल्कुल नहीं किया। क्या? कि जो सूरज होता है वो तुम्हें 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है और एक्चुअल में उसका सनसेट हो चुका होता है, लेकिन 2 मिनट तक तुमको दिखता रहता है। सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो, कभी तुम छत पे खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, तो तुमको जैसे पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो तुमको पृथ्वी का एक पर्टिकुलर यहीं तक दिखेगा, एक पर्टिकुलर एंगल तक। जैसे तुम खड़े हो कहीं और देखो दूर, कितना दूर देख सकते हो, तुमको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे ना एकदम जो आसमान है वो ज़मीन को मिला जा रहा है। लगता है ऐसा? लगता है ऐसा कि आसमान जो है ज़मीन को मिला जा रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर देखोगे तो वो जहाँ तक तुम देख पा रहे हो, जहाँ तुमको आसमान ज़मीन से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उसको बोलते हैं हॉराइजन। क्या बोलते हैं उसको? हॉराइजन। और फिर वहीं से तुम जब सूर्योदय होता है तुम देखो, सर वो तो देख नहीं का कभी पाए, कभी ऐसा मौका नहीं मिला उठने का सुबह, इसलिए कभी देख तो नहीं पाए। तो कभी देखना, तो आप देखोगे कि धीरे 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 सूरज ऊपर आता दिखाई देगा। एक्चुअल में वो आया नहीं है, वो भी नीचे है हॉराइजन के। लाइक इट इज़ कि भाई तुमको यहाँ दिख रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में वो हॉराइजन के नीचे है। अभी वो हॉराइजन के नीचे है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये, लेकिन हमें उसकी जो एपरेंट पोजीशन है वो ये दिखती है। एक्चुअली हमें वो क्या रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर दिख जाता है। सेम गोज विद सनसेट। सनसेट होकर जा चुका है नीचे, अब वो नहीं दिख सकता है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी लेयर्स हैं, वो एक्चुअल में ऊपर उसका एपरेंट पोजीशन आ जाता है। तो हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है सनराइज से और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है सनसेट के। क्यों? अगेन रिफ्रैक्शन। याद रहेगा कि जो एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट होता है वो क्यों होता है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। एल्पेन ग्लो। एल्पेन ग्लो से पता नहीं मुझे क्यों एल्पेन लेबी भी, वो एक टॉफ़ी नहीं थी एल्पेन लेबी, क्या नाम था? एल्पेन लीबे, कुछ ऐसी टॉफ़ी आती थी ना, याद है वो एल्पेन लीबे। The alpenglow is a natural phenomena where mountains appear to glow with a rosy or reddish hue, typically around sunrise or sunset. ठीक है, तो शिखर दीप्ति की एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पहाड़ आमतौर पर सूर्योदय सूर्यास्त के समय गुलाबी या लाल रंग की आभा से चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो इसी वजह से, वो अभी नीचे हॉराइजन के, लेकिन नीचे से फेंक के मार रहे हैं क्या? सनलाइट। तो इसको बोलते हैं लाइक सूरज जैसे पहाड़ है, पहाड़ का टॉप बड़ा मज़ा आता है देख के। ठीक है, पहाड़ का टॉप एकदम वो हल्का सा सनलाइट उसमें आ गई है, उसको क्या बोलते हैं? एल्पेन ग्लो। ओके, ठीक है, ओके। एल्पेन लीबेबिस, मोस्ट डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन। कैसी जीभ लवलवाई। नहीं, वो तो सेंटा फ्रेश होता है ना, और एक होता था दोबारा मत पूछना, वो क्लोरोमिंट का होता था। नहीं, तो ऐसा होता है डिलेड। ये लड़का है, ठीक है, देख रहा है यहाँ पे, उसको दिख ही नहीं सकता है क्योंकि उसको तो सिर्फ यहाँ तक सकता है, हॉराइजन है ये, हॉराइजन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो एपरेंट पोजीशन यहाँ पे दिख रही है 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक। अब आते हैं स्कैटरिंग क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन समझिएगा, और उसके वजह से क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट होता है। स्कैटरिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। स्कैटरिंग का मतलब भाई याद करो, टिंडल इफेक्ट याद है तुम लोगों को? टिंडल इफेक्ट, हाँ सर, आज से लगभग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 50-60 मिलियन साल तो हो ही गए होंगे टिंडल इफेक्ट जब आपने पढ़ाया था। तो टिंडल इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था टिंडल इफेक्ट में? हाँ जी, क्या हो रहा था? जब हम लाइट को पास कर रहे थे तो लाइट का पाथ विजिबल हो रहा था अगर वो पार्टिकल साइज जिस पास करवा रहे थे वहाँ पर बड़ा था। लाइक अगर हमने देखा था हीट्रोजेनस मिक्सचर में, हीट्रोजेनस मिक्सचर जिसको कि सस्पेंशन हम बोलते हैं, उसमें तो लाइट का पाथ विजिबल था, लेकिन सोल्यूशन यानी होमोजेनस मिक्सचर में नहीं विजिबल था। क्यों? पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा था। यहाँ पार्टिकल साइज़ बड़ा था, तो लाइट जब आ रही थी तो लाइट को स्कैटर किया जा रहा था पार्टिकल्स के द्वारा। तो वो टिंडल इफेक्ट था, जो कि पढ़ चुके हैं, ठीक, पूरा पर देख चुके हैं। वही है ये स्कैटरिंग, कि जब
सनलाइट आती है ना, वाइट लाइट होती है तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल हैं, बहुत सारे स्मोक के पार्टिकल्स हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। वो सारे पार्टिकल क्या करते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, पूरा फैला देते हैं। अब जब वो फैला देते हैं तो लाल को नहीं रोक पाते हैं, ठीक है, वो लाल को नहीं रोक पाते हैं। कौन बिखर जाता है, कौन बिखर जाता है, ब्लू बिखर जाता है। और फिर गाना गाता है क्या, मैं टूट के, आगे जो आप समझ सकते हो क्या है, ठीक है। तो ये टूट के बिखर जाता है ब्लू, और हमें स्काई ब्लू अपीयर होता है, हमें आकाश नीला अपीयर होता है, ठीक है। लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने तुमसे क्या बोला, रेड, जो रेड होता है कलर, उसकी स्ट्रांग वेवलेंथ होती है, इसका डेविएशन कम होता है, उसको कोई ऐसा तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा सख्त लौंडा है, वो जो है सीधे जाएगा बिना ज़्यादा स्कैटरिंग के। क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है तो स्कैटर कर जाएगा, स्काई ब्लू अपीयर होगा। और क्योंकि स्पेस में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई स्मोक पार्टिकल नहीं है, इसलिए जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स लोग जाते हैं स्पेस में तो उनको सब अंधेरा नज़र आता है, सब काला नज़र आता है। वहाँ पर किल्विश की आत्मा भटक रही होती है, ये बोलते हुए कि अंधेरा कायम रहे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई स्मोक का पार्टिकल नहीं। तो स्कैटर कौन करवाएगा भाई लाइट को, समझ रहे हो। तो इसीलिए ब्लैक अपीयर होता है, ठीक है, क्लियर है। तो रैले ने सबसे पहले बात स्कैटरिंग की बात करी थी 1871 में, 1871 में। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू और वायलेट स्कैटर मोर, travels as shorter or smaller waves than longer wavelength red. That is why the sky looks blue during the day. Okay, our sky appears black without the atmosphere. Black क्यों होता है, क्योंकि फिर स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। ओके ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉट जब आते हैं स्पेस में तो कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लू, नो ब्लैक। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पर, एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक। अब एक चीज़ तुमने नोटिस करी कि भाई रेड को कोई स्कैटर नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे सूरज लाल दिखता है हमको। क्यों दिखता है अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। चलो, होता क्या है ना, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। तुम यहाँ खड़े होगे, यहाँ पे एक सेकंड रुको, जैसे ये मान लो ये केस है, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे ये है, तुम खड़े हो। अभी अभी मान लो दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज रहे हैं एक दो बज रहे हैं दोपहर के। सूरज कहाँ होता है, एकदम खोपड़ी पे होता है, खोपड़ी पे होता है कि नहीं होता एकदम। और फिर धीरे 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 धीरे, ठीक है, यहाँ पे जब आता है, ठीक है, सूर्य उदय होता है तो ऐसे ऐसे आता है, खोपड़ी पे आ जाता है दोपहर के 1-2 बजे, और फिर धीरे धीरे 5-6 बजे इस तरीके से ढलना शुरू हो जाता है खोपड़ी पे। यूँ आई लाइट, ठीक है, वाइट लाइट। स्कैटरिंग ज़्यादा होगी कम होगी, कम हो पाएगी। क्यों, क्योंकि कम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। अब देखो यहाँ से, अब जो इसके पास रे ऑफ लाइट चल के आ रही है, कहाँ डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ रही है, पहले केस में या दूसरे केस में। तो तुम बोलोगे सर पहले केस में नहीं, दूसरे केस में ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब देखो कितनी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कि नहीं कर रही है। इसीलिए जब तक ये ब्लू वगैरह आएंगी तब तक सब स्कैटर हो चुकी होंगी, वे भी और में सब ज़्यादा ऑलमोस्ट स्कैटर हो चुकी होंगी। बचेगा तो सिर्फ कौन आखिर तक, जिसमें दम है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसमें डेविएशन सबसे कम है, वो कौन, रेड। इसीलिए तुम नोटिस करो कि जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है, सनराइज होता है और सनसेट होता है, तो सन विल अपीयर रेडिश इन कलर। लेकिन जब एकदम सिर पे होता है, खोपड़ी पे होता है 1-2 बजे दोपहरी के, वाइटिश अपीयर होता है। देखना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन एकदम सफ़ेद होता है, आप नोटिस करोगे। क्यों, कि स्कैटरिंग कम हुई होती है, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रैवल करके है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल है, चाहिए सनसेट का केस ले लो चाहे सनराइज़ का केस ले लो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, तो बाकी जो लाइट है वो सब स्कैटर हो गई। और बचा कौन, बचा आपका रेड, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, हम ये बोल सकते हैं कि जो लिटिल ट्विंकल स्टार हो रहा है, या फिर एडवांस सनराइज डिलेट सनसेट हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है या रेड कलर ऑफ सन है, वो स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। तो तुम अगर कंफ्यूज हो जाओ तो तुम बस एक चीज़ याद रखना, जब भी कलर की बात हो तो आंसर स्कैटरिंग होगा, जब भी लेटरल पोजीशन की बात हो तो आंसर रिफ्रैक्शन होगा। गॉट इट, ओके। डेंजर सिग्नल्स को लाल में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर लाल में अगर ना रखे गए होते तो आज मैं तुम्हें पढ़ा ना रहा होता। मतलब मैं अपने बचपन की कहानी सुनाता हूँ, जो हर बैच में सुनाता हूँ। आई नो कि काफ़ी 3.0 के होंगे, बोलेंगे शुरू हो गया इसका। नहीं, मैं तो सुनाऊंगा।
ठीक है, अब तुम फिर से आ गए बैच में तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं और नए वाले बच्चों की तो गलती है नहीं। तो हुआ क्या, एक बार मैं और मेरा दोस्त, बहुत बचपन की बात है, ठीक है, हम जा रहे थे, घना कोहरा था, ठीक है, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, ऐसा नहीं था, हम दोनों अगल बगल ही चल रहे थे। ठीक, एकदम सुनसान खेतों के बीच में, ऐसे समझ लो कि खेतों, एकदम खेत थे, बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग थी। और अब तुम ये बोलोगे कि सर अर्ली मॉर्निंग खेतों में क्या करने गए थे, तो वो सब क्वेश्चन तुम मत पूछो, ठीक है, तुम फोकस करो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम अंधेरा हो रखा था, और अंधेरा अंधेरा नहीं था, मतलब उजाला था, लेकिन सर्दियाँ थी तो कोहरा बहुत ज़्यादा था। अब था क्या कि कोहरा था बहुत ज़्यादा, बहुत घना कोहरा था। हम ट्रेन की पटरी पे चल रहे थे, अब ट्रेन आ रही थी वहाँ से, हम लोग इधर की ओर जा रहे थे, यानी हमारी पीठ इधर की तरफ थी, ट्रेन भी इधर की ओर आ रही थी। मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पीछे देखा, मुझे कुछ तो ऐसे रेड स्पॉट दिखा, जब होगा कुछ, ठीक है, बातें करते निकले, उन्हें सुना था। फिर वो जो है काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने उससे बोला यार ये क्या है, लाल लाल, अभी छोटा था एकदम से बड़ा हो गया, क्या है ये? बोलता है बस साइड बोले ट्रेन है ये। भाई एकदम पास आ गई थी वो। अब सोचो, क्योंकि ट्रेन वाले को भी पास आके ही दिखता कि ये दो, ठीक है, लौंडे लपाड़ी टाइप लोग चल रहे हैं यहाँ पे, और फिर वो रोकता तो है नहीं, ट्रेन उड़ा के चला जाता, सीधे उड़ा के सीधा चला जाता। कौन पढ़ाता तुमको जीके फिर? नहीं नहीं, तो कौन पढ़ाता तुमको जीके? मैं पूछ रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा था तुमको साइंस? लेकिन ना, तुम कभी इस बात को अप्रिशिएट ही नहीं करोगे कि सर लाओ क्यूआर भेज दो, थोड़ा 10-20 रुपये दे दो, इसी बात ना, ठीक है। तो डेंजर सिग्नल्स को रेड इसीलिए रखा जाता है, क्यों? क्योंकि जो रेड होता है उसका जो डेविएशन होता है वो सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो बिना डेविएट होके आ जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ आई बात? आप नहीं तो कोई और, देखो तो, आप नहीं तो कोई और। ये दिखाता तुम लोगों की मानसिकता को। क्यों? मोदी जी पढ़ा रहे होते, ये भी बात सही है, विधायिका मैम, ओहो। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टीआईआर पे आते हैं। आप रीबॉर्न होकर पढ़ाते हैं, अच्छा, इसमें भी क्यूआर चाहिए यार, क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, आजकल यही तो गेम चल रहा है, सिंपैथी लेके पैसे कमाने का, ठीक है। तो टोटल इंटेलिजेंट रिफ्लेक्शन पे आते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ओके। व्हाट इज दिस टोटल इंटेलिजेंट रिफ्लेक्शन? तो ये होता है एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। जनरली आप होता क्या, लाइक फॉर एग्जांपल ये है, मान लो पानी है, ठीक है, पानी भरोगे, लाइट मारोगे, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज हवा से पानी में लाइट रह जा रही है, तो रेयर से डेंसर मीडियम। लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे अगर इसको उल्टा तुमने मार दिया, यानी कि अगर तुमने रे ऑफ लाइट को यहाँ से पास करवा दिया, यानी डेंसर से रेयर मीडियम, समझ रहे हो आप क्या मैं बोल रहा हूँ? डेंसर से रेयर मीडियम ये वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं आएगी, उसके लिए एक सर्टेन एंगल पे उसको डालना होगा। कैसे? दो कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जिस भी एंगल पे आप उस लाइट रे को डाल रहे हो, जिस भी एंगल पे लाइट रे पड़ रही है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। द क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनसाइड द डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे देखो, लाइट रे डाली गई, ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है यहाँ पर शीशा रखा हो, यहाँ पे मिरर रखा हो, वापस आ गई पूरी, आगे गई ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि पहली बात, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और दूसरी बात यह है कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे उसको डालेंगे उस लाइट रे को, वो ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। द क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनसाइड द डेंसर मीडियम। वो मिनिमम एंगल जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, एटलीस्ट उससे तो बड़ा ही होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ओके। ध्यान रहेगा, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। सर सुबह क्या करने जा रहे थे? भाई सुबह हम लोग, पता है गांव में क्या करते थे, जब सुबह होता था तो बेर वेर तोड़ने चले गए मान लो, ठीक है, या फिर खेतों में, वो उस टाइम पे वो बिरवा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, चने, जो चना होता है ना, जो कच्चा चना, उसको बिरवा बोलते हैं, तो बिरवा उखाड़ने के लिए चले गए। इन सब कामों के लिए हम लोग सुबह सुबह जाया करते थे, ठीक है। तो उसी कुछ काम के लिए गए थे, वहीं पे ये इंसिडेंट हुआ।
ठीक है, तो समझ आई बात। डेंसर से रेयर मीडियम में, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ आई बात, ठीक। इसी पे बेस्ड होता है मिराज। व्हाट इज़ मिराज? ऑप्टिकल फाइबर। व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर बेटा वही है जिससे घर में तुम्हारे नेट आ रहा है, ठीक है, इतना तो कम से कम पता रखा करो। ऑप्टिकल फाइबर सर यार मतलब समझे नहीं। देखो होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर वाली जो केबल होती है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कोर और एक होता है क्लैड। कोर होता है और एक होता है क्लैड, ठीक है। ये जो क्लैड होता है ना, जो पेरिफेरी वाली जो चीज़ होती है, ये वाली चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, दिस थिंग, ये डेंसर मीडियम की बनाई जाती है, और ये जो अंदर वाली कोर जो है ये लाइटर की बनाई जाती है। फिर यहाँ से जो लाइट रे उसको पास करवाया जाता है, और लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल्स पास किए जाते हैं। फिर आपके पास आता है क्या? इंटरनेट। मिराज क्या होता है वो समझो। मिराज होता है ये है जनरली अगर आप डेजर्ट में जाओ, रेगिस्तान पे जाओ, तब देखने को मिलता है। या फिर अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया, आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम देखोगे कि आगे जब ऑब्जर्व करो तो ऐसा लगता है कि पानी पड़ा हुआ है। ये कब होता है? जब दोपहर होती है, बहुत धूप होती है, गर्मियों के टाइम पे, सॉरी। तो गर्मियों के टाइम पे जब आप ऑब्जर्व करते हो कि आपको ऐसा पानी पड़ा सा दिखाई देता है, जब आप आगे जाते हो तो ऐसा लगता है वो पानी थोड़ा और आगे मूव कर दिया, पानी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड एज मिराज। यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है। होता है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो धूप होने की वजह से यहाँ पे जो एक तरीके से हवा है या फिर जो भी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वो लाइटर हो जाती है। वार्मर एयर आपको पता है वो नीचे सेटल होती है, क्योंकि सॉरी वार्मर एयर यहाँ पर आएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है सतह, तो ये वार्मर एयर, कूल एयर है। तो जब लाइट रे ट्रैवल करती है तो ये डेंसर से रेयर है, बिकॉज अगेन इट्स नॉट कन्फ्यूजिंग कि जो कूल एयर है वो डेंस होगी, वार्म एयर थोड़ी सी लाइट होगी। तो अगेन यहाँ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, तो ऐसा लगता है कि इसकी कोई मिरर इमेज, इन्फीरियर इमेज बन रही हो। तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड बाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, through layers of air at different temperatures. On a hot day, the layer above the ground gets warm. The light ray gets refracted when light moves through the colder air and into the hot layer. ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। मिराज अगर कभी आप जाओ राजस्थान वगैरह में या फिर दुबई वगैरह कभी जाने का मौका मिले, अभी तो नहीं ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है। तो यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स प्राइमरली इन द टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, मेडिकल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर भी वही होता है, फिर उसके बाद थैंक यू हो जाता है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा आंतरिक परिवर्तन के लिए चाहिए दो कंडीशन, एक तो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। समझ में आई बात? ठोको ताली। 11:11 पे ख़त्म हुआ है अपना लेक्चर। कुछ तो है इस 11:11 में बिजार, यस। चलो तो अब आगे बढ़ें, ठीक है। क्वेश्चंस पे हैं, जिसको भी बैच नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जिसको भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, डिजिटल नोट्स चाहिए, क्विजेस चाहिए, सारे सुख चाहिए, तो बैच चाहिए। बैच कैसे चाहिए? परमार अकेडमी ऐप पे चाहिए, ठीक है। वहाँ पर ओहो इंग्लिश से याद है, आज पीएसपी सर का बर्थडे भाई, वीडियो डालेंगे आज, ठीक है। पीएसपी सर एक हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करना, यहाँ पे नहीं उस वीडियो में, ठीक है। चलो तो ये इंग्लिश का पीएसपी सर का बैच है एंड देन ये कॉम्बो है। ऑलराइट, थैंक यू। बिल्कुल नहीं, अभी क्वेश्चंस करने हैं। सर क्या बड़ा आने वाला हिंट दे दो। सर बोल तो रहा हूँ आज एक वीडियो आएगा शाम के टाइम पे, उसको देखिएगा, ठीक है, जिसमें कि मैं बात कर रहा हूँगा रोज़ इतिहास जो बनाया जाता है एसएससी कोचिंग इंडस्ट्री में। रोज़ बड़ा कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है कोचिंग इंडस्ट्री में, है ना। रोज़ इतिहास बनता है, रोज़ बड़ा होता है, रोज़ ज़िंदगी में पहली बार होता है, रोज़ ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा डिसीजन होता है, रोज़ होता है वो सब कुछ, ठीक है। तो उसी पे आएगा वीडियो, चिंता ना करें। पहले क्वेश्चन करें। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जल्दी जल्दी बताओ। सर पैसा मांगना खा थोड़ा कैजुअल है। बेटा पहले तो तुम लिख लो ढंग से, ये क्या है? पैसा मांगना खा थोड़ा कैजुअल है। कलर ब्लाइंडनेस का उपाय बताएं। साक्षी जी मुझे तो कोई उपाय नहीं पता है, मेरे हिसाब से तो जेनेटिक होता है, इट इज़ नॉन क्योरेबल, उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सारे सुख तो उसकी, अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। ट्विंकलिंग ध्यान रखना, पोजीशन की जब बात आएगी तो रिफ्रैक्शन, कलर की बात आएगी तो स्कैटरिंग, ठीक है।
व्हेन sunlight falls on a triangular glass prism, a band of colors called a spectrum is obtained. Which of the following represents this effect appropriately? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन. तो रिफ्लेक्शन है तो वापस लौट जाना, डिफ्रैक्शन है आपका बेंडिंग, डिस्पर्जन प्रकीर्णन. अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट विल स्लो डाउन, येस. इट विल बेंड अवे, नो. स्लो डाउन करेगी लेकिन बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रही है तो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया इज आर करेक्ट. प्रेसबायोपिया में क्या होता है, इसमें आपका जो लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चला जाता है, क्योंकि आपकी एज के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चली जाती है जनरली कई लोगों की. कलर डिस्टिंग्विश, वो आपकी कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये नहीं होता. इट यूजुअली डेवलप्स विद एजिंग. They wear either bifocal lenses consisting of both concave and convex lenses or progressive lenses. Yes, concave होता है ऊपर, convex होता है नीचे. ये भी सही होगा आपका 2 and 3 ऑप्शन नंबर डी. Phenomena of rainbow formation by water droplet involves, क्या इन्वॉल्व करता है? जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है बता. एक ही रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट का, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट का, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट के, बोथ रिफ्रैक्शन इंटरनल. जब तक ना बोले तब तक तुम यही मानोगे प्राइमरी रेनबो है. तो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, एक होगा. तो बोथ रिफ्रैक्शन भी होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा. ऑप्शन नंबर डी. रिफ्रैक्शन 2 होते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 होता है. सेकेंडरी में 2 रिफ्रैक्शन 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो जो एक रिफ्रैक्शन होता है उसी को ही हम डिस्पर्जन भी बोल देते हैं. उस पूरे वाइट लाइट को जो 7 पार्ट्स में ब्रेक हुई 7 कलर्स में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उसी को उसको डिस्पर्जन बोल देते हैं, प्रकीर्णन. ठीक है, नहीं प्रकीर्णन नहीं, डिस्पर्जन क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन नहीं बोलते हैं. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन आई इज करेक्ट. फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट साइट डिफेक्ट, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना. रेटिना से पीछे बनती है. शॉर्ट साइट का मतलब क्या है? बोलोगे सर जमाई क्या ले रहे हो? नहीं बेटा, जाग रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए जाग रहा हूँ रात रात भर. ठीक है, तुम लोगों ने सुना है टीचर जब बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जाग रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो जिंदा हूँ बस. ठीक है, और अगर तुमने इसको सच माना है तो बधाई हो, तुम बहुत भोले हो. शॉर्ट साइटेड इफेक्ट की बात करूँ मैं. ठीक है, शॉर्ट साइट इफेक्ट ये होता है आपका क्या, जहाँ पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है. ये क्या होता है आपका? मायोपिया. ठीक है, मायोपिया होता है ये. और मायोपिया की अगर बात करेंगे तो इसमें फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना नहीं होता है, फ्रंट में हो जाता है ये. ठीक है, शॉर्ट साइट डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय अ कन्वर्जिंग स्पेक्टिकल लेंस. नो, जैसे शॉर्ट साइटेडनेस है, पास का दिख रहा है. मायोपिया है भाई, कॉनकेव लेंस यूज़ करोगे, अलग नेचर का लेंस करोगे. ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई. फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइट डिफेक्ट, ठीक है, फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइट डिफेक्ट, इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना. लॉन्ग साइड, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, बिहाइंड द रेटिना. यस, कैसे करेक्ट करोगे इसको? मायोपिया से. ठीक है, डाइवर्जिंग का मायोपिया में यूज़ करते हैं. करो जरा इसको. ठीक है, क्या तुम लोगों ने ये भी कभी सुना है? ठीक है, क्या तुम लोगों ने ये भी सुना है लाइक भाई मैं तो हैरान हूँ. चलो तुमसे उस वीडियो में डिस्कस करूँगा, शाम को जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करूँगा. ठीक है, ठीक है. वैक्यूम, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वैक्यूम इज x एंड y रिस्पेक्टिवली. तो कार्बन डाइसल्फाइड में x है और वैक्यूम में y है. सिंपल. स्पीड ऑफ लाइट कहाँ भाई? स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x का ज़्यादा होगा y से. ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट y में ज़्यादा होगी x से, क्योंकि जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ पे स्पीड कम. विच द फॉलोइंग वेव लेंथ रेडिएशन में करस्पॉन्ड टू एन एक्सरे. सो रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड क्वाइंस. बताओ 9th का आंसर क्या होगा? 9th का आंसर होगा ए. 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर. आप देखोगे एक्सरे वाला जो मैंने बनाया था, एक सेकेंड है क्या, एक सेकेंड रुको. ये देखो यहाँ पे लिखा था ये एक्सरे वाला. ठीक है, 10⁻⁻10 10⁻⁹ के अराउंड. ठीक है, तो ठीक है, देख सकते हैं आप. ओके,
ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, ये तो पीछे चल रहा नहीं, ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 10⁻⁻8 हो जाएगा, ये 10⁻�7 हो जाएगा, ठीक है। चलो, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। अब तो मुझे बताओ लार्जेस्ट एनर्जी, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। तो रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। अब तुम एक ऑर्डर याद कर लो कि ये घटते हुए वेवलेंथ का है, ठीक। तो बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई एनर्जी, बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई एनर्जी, गामा तो है नहीं, एक्स खत्म, सिंपल, ठीक। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द वॉलेट लाइट इन एयर। वॉलेट लाइट की एयर में कितनी वेवलेंथ होती है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअल में 0.4 माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर में, ठीक है, 10⁻⁶ मीटर। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अ शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के बारे में सही है। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ठीक है। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, नो क्लियरली दिखते हैं, शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नो, ओके 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 ओके, हाँ क्लियरली लिखा है ना, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर्ड व्हेन एंड अ कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट, यस यस यस, ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है, 12th का बी हो जाएगा। व्हेन अ वाइट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ हॉलो प्रिज्म filled with water, it breaks into 7 constant color. Which of the following colors suffers maximum angle of deviation? किसमें विचलन कोण ज़्यादा बनेगा, मैक्सिमम। तो सबसे आसान है भाई, कितना आसान है, वॉलेट में सबसे ज़्यादा विचलन होगा, रेड में सबसे कम होगा। A person can see near objects clearly through his eyes but cannot see distant objects clearly. The possible reason for this defect could be, बताइए क्या डिफेक्ट हो सकता है, मतलब क्या। तो पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पास वाले तो देख सकता है लेकिन दूर वाले नहीं देख सकता है। एक्सेसिव, बिल्कुल भाई, अब तुम ऐसे सोचो, नियर ऑब्जेक्ट देख सकता है, मायोपिया में था ऐसा, मायोपिया में क्या हो रहा था, पावर इंक्रीज हो रही थी क्योंकि लेंस मोटा हो रहा था, इन एक्सेसिव कर्वेचर हो रहा है उसका, यस। आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, नो इट हैजन बिकम टू स्मॉल, थोड़ा सा मोटा हो गया, बिग हो गया वो, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द आई इज़ टू लार्ज, नो पावर इज़ लार्ज, और पावर और फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो अगर पावर बढ़ गई है तो फोकल लेंथ कम हो गई है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। एक सेकंड रुको 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 रुको, इलोंगेट तो नहीं होगा, एक सेकंड रुको, यहाँ पर क्या पूछा है, कैन नॉट पूछा ना, एक सेकंड रुको। आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, कैसा, अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू हिज आइज बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, द पॉसिबल रीजन फॉर दिस डिफेक्ट कुड बी, और इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा, ओके। अभी मैं सोचूँ यहाँ पर सही कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनना है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मायोपिया की बात हो जाएगी, और यहाँ पर एक्सेसिव जो ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर उसका बनेगा तभी तो जल्दी फोकस होगा, तभी तो पहले फोकस होगा, ठीक है, तभी तो पहले फोकस होगा। एंड द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, स्मॉल आई बॉल, इससे होता है फार साइटेडनेस, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, तो ये गलत होगा। फोकल लेंथ इज़ टू लार्ज, गलत, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इलोंगेट हो जाएगा आई बॉल, ठीक है, इलोंगेट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि दूसरा वाला तो सही नहीं हो सकता, मतलब दूसरा पहला तो सही होगा, दूसरा वाला सही हो नहीं सकता है, ठीक है, बिकॉज आई बॉल हैज़ टू स्मॉल, तो आई थिंक इसमें कुछ तो दिक्कत है। अच्छा, ममता बनर्जी ने डिज़ाइन कर दिया, ओके। या तो अगर आंसर हो सकता है तो एक तो ये इलोंगेट वाले में हो सकता है, ठीक है, कि इलोंगेट वाले को ये गलत माने बिकॉज कि भाई वो बहुत इस तरीके से हो गया है, तो आंसर फिर करेक्ट में भी 1 ओनली होगा, और 2 3 4 ऑप्शन भी नहीं है, 2 3 4 भी ऑप्शन में नहीं है ना, तो 2 3 ऑप्शन में है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है, गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। CDS 2 2023।
ओके 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 सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। करेक्ट ही पूछा उसमें, करेक्ट ही पूछा है वो। कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट, नॉट से इतना वो हो चुका है ना कि अब क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा दैट वुड बी 1 and 4 ही होगा यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज करेक्ट ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1 and 4। मुझे लगा इनकरेक्ट पूछा, 2 3 है क्यों नहीं इसमें। यही होता है कम सोने का नतीजा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नींद पूरी लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेव्स, बताओ। यूज्ड फॉर FM रेडियो, यूज्ड एज फॉर AM रेडियो, माइक्रोवेव्स, बताओ। तो एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर द वेवलेंथ, वेवलेंथ रिच मैन इन विक्टोरिया, ठीक है, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। सो रिच से रेडियो, रेडियो वेव्स ऊपर आएगा। जब भी ऐसे सवाल हो पहले वाले को चेक किया करो, आखिरी वाले को चेक किया करो, कन्फ्यूज़न कम होगा। रेडियो वेव्स विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स नो, रेडियो माइक्रो से तो ज़्यादा रेडियो का, रिच मैन रेडियो, माइक्रो रेडियो का ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है, AM रेडियो और माइक्रो, माइक्रो का ज़्यादा है विजिबल से, तो ये भी नहीं होगा। तो पहले और आखिरी को देख के हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक। FM रेडियो, AM रेडियो, AM रेडियो, FM रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा माइक्रो, मतलब AM और FM में हमें चेक करना है। तो आंसर होगा यहाँ पर जो आपका AM रेडियो होता है उसमें ज़्यादा होती है वेवलेंथ एज कंपेयर टू दी FM रेडियो, ठीक है। AM रेडियो क्या होता है? AM रेडियो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और FM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका ज़्यादा वेवलेंथ होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, सॉरी ऑफ अ प्रिज्म मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास, बताओ क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा होगा और रेड के लिए सबसे कम होगा, क्योंकि उसका वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उसका डेविएशन भी सबसे ज़्यादा होगा, और रेड के लिए डेविएशन सबसे कम होगा, ये ध्यान रखना है, ओके। ये यार सब कर लोगे अब, ठीक है, बेसिक बेसिक से सवाल हैं, अब कब तक करवाते रहेंगे तुमको, बड़े हो गए हो इतने तो, ठीक है, छोटे नहीं रहे तुम लोग अब। ह्यूमन इज़ लाइक कैमरा दैट हैज़ लेंस विद, बताओ लेंस विद वॉट, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं, वेरिएबल फोकल लेंथ, फिक्स्ड अपर्चर साइज, वेरिएबल फोकल लेंथ एंड वेरिएबल अपर्चर साइज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फोकल लेंथ चेंज होगी और अपर्चर का साइज भी, सीलियरी मसल्स उसको हेल्प करती हैं सब चेंज करने में, ठीक है। ये अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिलेबस में है नहीं हम लोगों के इसमें, ठीक है, यहाँ पर UPSC में पूछा गया लेकिन ये है नहीं, बाकी नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा अलग से इसको, ठीक है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है यार इसमें, तो पहले इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, कोर क्लैडिंग याद है आपको, कोर होता है ये ऑप्टिकल फाइबर में, और किनारे पे क्लैड होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम द कोर टुवर्ड्स द क्लैडिंग? एंगल ऑफ इंटेंसिटी मस्ट बी लेस दैन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर से रेयर में मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। एक सेकंड रुको, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन द क्रिटिकल एंगल इन द रेयर, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन द क्रिटिकल एंगल इन द रेयर मीडियम, ठीक है। फॉर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री इन ऑप्टिकल फाइबर, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम द कोर टुवर्ड्स द क्लैडिंग? कोर से क्लैडिंग में जा रही है, ए ही होगा इसका, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से रेयर मीडियम में, ठीक है, रेयर मीडियम में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले रेयर मीडियम में आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रेयर मीडियम में यहाँ पर आ रही है, देन डेंसर मीडियम में जा रही है वो, ठीक है। विच बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल अलाउज लाइट टू ट्रैवल अलॉन्ग अ कर्व्ड ऑप्टिकल फाइबर विद वेरी लिटिल लॉस, बहुत कम लॉस के साथ वो ट्रैवल करती है, क्या, किस फिनोमेना की वजह से? रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन मिरर, टोटल रिफ्लेक्शन एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, यस, ठीक है। 35 का क्या होगा? 35 का बी होगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यार इसमें ए ही होगा, बाकी मैं एक बार नहीं होगा तो चेक कर लूँगा जिसकी ऑफिशियल आंसर की होगी, ठीक है। लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम, कोर क्लैडिंग बाउंड्री इन ऑप्टिकल फाइबर, बी टिक करो यार इसमें, ठीक है, बिकॉज मैं थोड़ा सा ना क्या सोच रहा था कि इसमें
क्लैडिंग से कोर, ओके, कोर क्लैडिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है, 34 का बी होगा, ओके। इसका तो ऑब्वियस सी बात है, बी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ मिरर, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ग्लास लैब जो कल देखा था हम लोगों ने, उस पर क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर दैन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ इमर्जेंस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सबसे आसान लग रहा है आपको? ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। एयर से ग्लास में जब एंटर कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और नॉर्मल से टूवर्ड्स बेंड करेगी, यानी तीसरा तो होगा ही, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, दो ऑप्शन चले गए, तीसरा तो होगा ही नहीं, दूसरे और चौथे में सिर्फ एक ही सही होगा, पहला अपने आप गलत हो गया आपका। द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, यस, चौथा सही होगा ही होगा। तो 3 और 4 याद है आपको? इस तरीके से जब इंसिडेंट रे लाइट आ रही थी इस तरीके से बेंड हुई, फिर इस तरीके से, तो जो आपकी एमरजेंट रे है ये एमरजेंट रे है, ठीक है, और जो इंसिडेंट रे है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पैरेलल है ये, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म टेक्स प्लेस बिकॉज वाइट लाइट स्प्लिट इन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, नो। डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन ग्लास, यस, ठीक है, डिफरेंट कलर डिफरेंट स्पीड के साथ जाते हैं, इसलिए डिफरेंट इनकी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आती है। तो 38 का क्या होगा आपका? बी आंसर होगा यहाँ पे, ओके, ठीक, डन, ओके। वाई डज द सन अपीयर टू राइज अर्लियर एंड सेट लेटर दैन इट एक्चुअली डज? ऐसा क्यों होता है कि पहले अपीयर हो जाता है और बाद तक रहता है? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ध्यान रखना, जब कलर की बात आती है तो स्कैटरिंग की बात आती है, जब यहाँ बात आती है उसकी पोजीशन की, अपरेंट पोजीशन की, तो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? लाइट इज स्कैटर्ड बाई वेरी फाइन, यहाँ पर होगा फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ मीडियम, लाइट इज अब्जॉर्ब, नो लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम, नो लाइट, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली रिप्रेजेंट दी सीक्वेंस, ये आराम से कर लोगे विबग्योर। किसको क्रेडिट दिया जाता है ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट डेवलप करने के लिए? तो ये डेवलप किया था आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी होती है लाइट की, ये आइजैक न्यूटन ने डेवलप किया था, किस तरीके से ये कॉर्पसल्स के फॉर्म में होती है लाइट, ठीक है। विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज द कैरियर सिग्नल इन स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जो लिंक्स होते हैं उसमें लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होती है, विजिबल और नियर इंफ्रारेड होती है, एक्सरे होती है, गामा रेज होती है। तो बहुत आसान है ये आपका, विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट होती है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, बहुत ही महीन चीज़ है, ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करती है। अब चारों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो जो एग्जामिनर है वो सेफ कहाँ खेलना की कोशिश कर रहा है खेलने की, एक्सरे, गामा रे, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उसने रैंडम ऐसा लग रहा है ऑप्शन रख दिया, यहाँ पर बड़ी सोच समझ के उसने ऑप्शन को रखा है, या तो विजिबल या नियर इंफ्रारेड, यानी कि वो रिस्क लेने के मूड में है नहीं कि कहीं स्टूडेंट चैलेंज ना कर दे इसको, मैं विजिबल लिख दूँ इंफ्रारेड के नाम पे चैलेंज कर दे, इंफ्रारेड लिख दूँ तो विजिबल के नाम पे चैलेंज कर दे। तो ये एक काइंड ऑफ ट्रिक बोल लो या फिर जो भी हैक बोल लो कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, ओके। ये अगेन कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे आ गया, देखो इन टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, हाउ डू द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस of the core cladding compare? Core and cladding have exactly the same refractive index. Core has slightly higher, no. Core has much lower refractive index than the cladding, ठीक है, बताया था मैंने, पढ़ाया था आपको कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से कम होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर है। एक आखिरी क्वेश्चन करो, 45, घूमती गेम। हाउ डज डॉपलर इफेक्ट इनेबल द स्टडी ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स? By measuring the light interference in nearby stars, by detecting a red shift in light from distant galaxies indicating they are moving away, by calculating the mass of the sun। नहीं भाई, मास वास नहीं, याद करो मैंने डॉपलर इफेक्ट पढ़ाते वक्त कुछ तो ऊपर लिखा था, अगर आपने नोटिस किया हो, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। कोई चीज़ जब दूर जा रही होती गैलेक्सी में, हमारी सारी बिग बैंग एक्सप्लोजन याद है आपको, ठीक है, जॉर्ज लेमाइटर। तो हमारा ये क्या है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज भी एक्सपैंड हो रही हैं, चीज़ें दूर जा रही हैं, तो जब चीज़ें दूर जाती हैं तो रेड शिफ्ट, ठीक है, डिटेक्ट होता है, और पास आती हैं तो ब्लू शिफ्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप कर लोगे यार। कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे फिर से क्वेश्चन आ गया, आई थिंक वही रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जिसका आंसर था। इन मेडिकल एंडोस्कोपी लाइट इज सेंट इनटू द बॉडी थ्रू अ फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फाइबर बंडल, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन सच इंस्ट्रूमेंट? क्या मेन वो होता है
भाई मेन होता है कि लाइट को कैरी करके ले जाएं और ब्रिंग बैक रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द इमेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में भी यही करते हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो क्यों बनता है? रेनबो बनता है क्योंकि वहाँ पर होता है, अब देखो यहाँ पर स्पीकर कहाँ से, सॉरी एग्जामिनर स्पीकर बोल रहा हूँ, एग्जामिनर कहाँ सेफ खेलना चाह रहा है, खत्म, कि भाई रिफ्रैक्शन लिख दो, कहीं स्टूडेंट डिस्पर्जन ना चैलेंज कर दे, डिस्पर्जन लिख दो कहीं स्टूडेंट उसके नाम पे चैलेंज ना कर दे उसको। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट डिफरेंट डिस्टेंसेज इज कॉल्ड एज, यानी कि आंख की लेंस के विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अपने हिसाब से पावर को अकोमोडेट कर लेती है, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, बाकी आप खुद से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये है आपका, ये क्वेश्चन बताओ, द पार्ट ऑफ द आई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूरल सिग्नल्स। इमेज को न्यूरल सिग्नल्स में बदलती है, बहुत आसान है। इमेज को न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है, ब्रेन तक पहुंचा रही है, इट इज़ योर ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन नंबर बी। आइरिस क्या कंट्रोल करती है? पीपल को कंट्रोल करती है, आई को कलर देने का काम करती है, और पीपल क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है। विट्रियस ह्यूमर क्या करता है? ये आपका जो अंदर की साइड होता है, जो रेटिना के पास जो पूरा फ्लूइड भरा होता है, मतलब आगे वाला तो होता है एक्वस ह्यूमर और पीछे वाला पूरा होता है विट्रियस ह्यूमर। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, तो कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। भाई कॉर्निया इधर है, रेटिना इधर है, कोई लेना देना है इसका? नहीं है। लेंस क्या मसल होती है? लेंस मसल होती है लेंस, क्यों डार्क होता है वो? ट्रांसपेरेंट होता है वो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आइरिस। ठीक है, तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है आइरिस। भाई पीपल मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, पीपल इज लाइक काइंड ऑफ ओपनिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट विच अदर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज अब्सॉर्ब बाई वाटर मॉलिक्यूल्स इन दी ओशन। ठीक है, तो ओशन की बात कर रहा है, यानी सूर्य के लाल और हरे तरंग दैर्ध्य के अलावा महासागर के जल अणुओं द्वारा सूर्य के कौन से अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं? तो ये येलो है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, येलो जो लाइट होती है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं ये। अब मिनिमम एनर्जी किस में होगी बताओ तुम? क्यों क्यों बताओ? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी थी? इसकी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम इसकी, तो एनर्जी भी सबसे कम इसकी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? इसकी। खत्म। ठीक है, लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्शन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सब ये आपको क्वेश्चन खुद से करने, आंसर की यहाँ लगी हुई है। ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, तो लेक्चर होता है ख़त्म आज का। ठीक है, 2 लेक्चर और बाकी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म करेंगे, मिलेंगे कल। ठीक है, चलो। कुणाल राय देखते हैं सीडीएस के लिए अगर टाइम मिलता है तो, है ना। हैप्पी बर्थडे पैराडॉक्स, बाकी पीएसपी सर का आज भी बर्थडे है ना। चलो, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, थैंक यू। जिसको भी बैच में एनरोल करना है कर सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के लिए एंड सभी कोर्सेज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।